नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। यांगझोउ शहर का विस्तार हो रहा था। द्वार पर पहरेदार भव्य और निर्मल प्रतीत हो रहे थे। शहर के बाहर द्वार के सामने दो चीशी बख्तरबंद घोड़े आकाश की ओर देखते हुए हिनहिना रहे थे। इन दो घोड़ों के बगल में दो कांस्य प्रतिमाएं थीं जो सजीव प्रतीत होती थीं। उनमें से एक चीशी कवचधारी घोड़ों के निर्माता लियू कांगलैन की थी। लियू कांगलैन थोड़ी सख्त लेकिन कोमल स्वभाव की दिखती थी। मूर्ति के चारों ओर भी वैसी ही ऊर्जा व्याप्त थी। आश्चर्यजनक रूप से उस मूर्ति पर भी लियू कांगलैन की ऊर्जा के समान ऊर्जा मौजूद थी, जिससे मूर्ति और भी अधिक सजीव प्रतीत होती थी। दूसरी मूर्ति एक युवक की थी। वह युवक शांत, सौम्य और सुंदर दिख रहा था। वह मूर्ति सजीव प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी। मूर्ति से कुछ अहंकार भी झलक रहा था। वह युवक वीर, सहज और निर्भीक लग रहा था। वह युवक चीशी सेना का अधिकारी, यांगझो शहर का माक्विस, जिसे चीशी माक्विस के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों मूर्तियां स्मारक थीं। ये शक्तिशाली सेनापतियों के लिए स्मारक थे, मानो यांगझो शहर हमेशा उनके द्वारा सुरक्षित रहेगा। शहर के बाहर कई लोग इन मूर्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। लियू कांगलैन दिव्य तीर को कई लोग नायक मानते थे। वह एक ऐसा नायक था जिसे शाही परिवार ने लगभग मार ही डाला था। जीवन ने उसके साथ सचमुच क्रूरता की थी। ये हीरो बनने का अच्छा समय नहीं था। केवल असाधारण शक्ति वाले ही अपने दुश्मनों को डरा सकते थे, खासकर अगर दुश्मन शाही परिवार हो। यांगझोउ शहर में लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी अच्छे मूड में थे। लिन फैंग के यांगझोउ शहर का माक्विस बनने के बाद शहर का आकार नाटकीय रूप से बढ़ गया था। पूरे शहर में भव्य साधना भवन बनाए गए थे। उदाहरण के लिए शहर का प्रवेश द्वार भी प्रभावशाली दिखता था, खासकर इसलिए क्योंकि सभी रक्षक चीशी सैनिक थे। उनकी चौकस निगाहें मानो देवताओं की तरह मनुष्यों को देख रही हों। उस समय यांगझोउ शहर निस्संदेह एक माक्विस के रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान बन चुका था। यह एक बढ़ते प्रभाव का केंद्र बन गया था। चीशी की सेना के यांगझोउ शहर में आने के बाद साधना शहर के प्रमुख सिद्धांतों में से एक बन गई थी। परिणामस्वरूप लोगों का साधना स्तर भी प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा था। वे सभी निरंतर साधना का अभ्यास कर रहे थे। उनकी यह आशा थी कि एक दिन वे भी शिखर पर पहुंचेंगे, सरदार बनेंगे और अपने आसपास के लोगों पर शासन करेंगे। इस प्रकार की संस्कृति और वातावरण ने आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया और प्रतिदिन कई लोग यांगझोउ शहर में आकर बस रहे थे। दूर से एक विशालकाय चील की चीख सुनाई दी, जिससे शहर के द्वार के सामने जमा हुए सभी लोग दूर तक देखने लगे। उन्हें क्षितिज पर केवल एक काला बिंदु दिखाई दिया। वह पूरी गति से उनकी ओर आ रहा था। हर सेकंड के साथ वह और स्पष्ट होता जा रहा था। यह एक खूंखार जानवर है। जब भीड़ ने आकाश में वह आकृति देखी तो उनके शरीर स्तब्ध रह गए। वह एक भयंकर जानवर था और दहाड़ रहा था। उसकी आंखों से तीखी, जानलेवा रोशनी चमक रही थी। वह एक क्रूर ऊर्जा छोड़ रहा था। उसके विशाल पंख हवा में लहरा रहे थे और हर बार हिलने पर आंधी जैसी हवा पैदा कर रहे थे। साथ ही वह जानवर एक ही सांस में 1000 मीटर की दूरी तय कर सकता था। वह एक शिकारी पक्षी था। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। अली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। इसके अलावा सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि दो आकृतियां उस भयंकर जानवर की पीठ पर खड़ी थीं। उनके चारों ओर एक अत्यंत तेज हवा चल रही थी, जिससे उनके कपड़े और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वे शांत और निर्भीक प्रतीत हो रही थीं। वहां एक युवती और एक युवक थे। युवक सुंदर था। उसका शरीर सुडौल और स्त्री जैसा लग रहा था। उसकी अभिमानी दिखने वाली आंखों में एक ठंडी उदासीनता भी झलक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उस लड़की की बात करें तो वह भी बेहद खूबसूरत थी। वह इतनी घमंडी लग रही थी मानो कोई राजकुमारी हो। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा हो। भाई, ये यांगझोउ शहर है, उस लड़की ने बेपरवाही से कहा। उसकी कोमल आवाज में कुछ घमंड भी झलक रहा था। जी हाँ, ये यांगझोउ शहर है, युवक ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि हाल ही में शिवयुए में एक प्रतिभाशाली युवक का उदय हुआ है। उसका नाम लिन फैंग है। वह तुमसे छोटा है। आजकल वह यांगझोउ शहर का सरदार बन चुका है और पूरा शहर उसकी पूजा करता है। ये दो मूर्तियां देखो। जो मूर्ति एक युवक की है वह निश्चित रूप से लिन फैंग की है। युवती ने लिन फैंग की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। युवक आश्चर्यचकित प्रतीत हुआ और उसकी आंखों में एक तीखी और क्रूर चमक दिखाई दी। माक्विस, ये तो बस एक मामूली उपाधि है। अगर ज़ुयू भी मुझे ये उपाधि देना चाहे तो मैं तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दूंगा। वैसे तुम्हारे शिक्षक ने जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बताया है वो तो अभी 7वीं लिंची परत तक ही पहुंचा है। मेरी नज़र में वो कुछ भी नहीं है। मैं उसे एक ही वार में मार सकता हूँ। वह युवक हद से ज्यादा घमंडी और अहंकारी था। जब उस युवती ने उसकी बात सुनी तो वह हंस पड़ी। हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। बेशक यह असंभव है कि वह आपसे प्रतिस्पर्धा कर सके। आपको बस इतना समझना होगा कि हमारे शिक्षक 150 वर्ष से अधिक आयु के हैं। हालांकि उन्होंने केवल हमें ही अपने छात्र के रूप में स्वीकार किया है, जिसका अर्थ है कि आपकी शक्ति और स्वाभाविक प्रतिभा निचले स्तर के उच्च अधिकारियों से कहीं अधिक है। शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की बात करें तो आप जल्द ही उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। जाहिर है, उस युवक ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, मानो भाग्य पूरी तरह उसके वश में हो। शिवयू की महान प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। शिवयू के सभी सर्वश्रेष्ठ साधक अभ्यास और तैयारी के लिए शाही शहर जा रहे हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन कर सकें। वे ये दिखाना चाहते हैं कि प्रतियोगिता में स्थान पाने के लिए उनमें आवश्यक क्षमता है। इसलिए हमारे गुरु ने हमें अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा है। उन्हें हम पर पूरा भरोसा है। इस बार 8 उच्च अधिकारियों की रैंकिंग में निश्चित रूप से कुछ बदलाव होंगे।
बोलते समय उस युवक की आंखों में घमंड झलक रहा था। उसके विचार में रैंकिंग में सबसे नीचे का उच्च अधिकारी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसे हटाकर आगे बढ़ेगा। ये तो स्पष्ट है। भले ही ज़ुयू साम्राज्यों से प्रतिस्पर्धा न कर सके, फिर भी यह एक विशाल देश है जहां असंख्य शक्तिशाली साधक छिपे हुए हैं। इसलिए बीते वर्षों में कई शक्तिशाली साधकों ने कड़ी मेहनत की होगी। ये सभी प्रतिभाशाली साधक संभवतः ज़ुयू की महान प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे और प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। युवती ने सिर हिलाते हुए कहा। उस समय तक वे यांगजो शहर से बाहर निकल चुके थे और अभी भी हवा में थे। वे नीचे जमीन की ओर देख रहे थे। क्या लिन फैंग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह 8 उच्च अधिकारियों में से एक बन सके? तुम मेरा और उसका नाम एक साथ क्यों ले रही हो? युवक ने कठोर भाव से कहा। वह नाराज लग रहा था। युवती ने कई बार उसकी तुलना लिन फैंग से की थी, जिससे उसे असहज महसूस हो रहा था। काली चील, नीचे जाओ, युवक ने बर्फीले स्वर में कहा। तुरंत ही चील नीचे झपटने लगी, जिससे लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे युवक का ये घमंड पसंद आया। इससे उसमें उत्साह जागृत हुआ। यांगजो शहर के बाहर के लोगों ने जब उस खूंखार जानवर को अपनी ओर झपट्टा मारते देखा तो उनके दिल कांप गए। कितना भयानक! जब तक चील आसमान में थी तब तक लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वह गोता लगा रही थी तब उन्हें उसके विशालकाय होने का एहसास हुआ। उसके 2 विशाल पंखों से इतनी तेज हवा चल रही थी कि भीड़ पीछे की ओर धकेली जा रही थी। जब शहर के द्वार पर खड़े चीशी सैनिकों ने उस चील को मूर्ति की ओर झपट्टा मारते देखा तो उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। हालांकि यह डरावना था, वे इस तरह की ईशनिंदा को बर्दाश्त नहीं कर सके। रुको! शहर के द्वार पर खड़े चीशी सैनिकों ने भयंकर दहाड़ लगाए और तुरंत चील की ओर झपटे, जिससे भीड़ की सांसें थम गईं। चीशी सैनिक वाकई ज़ुयू की कुलीन सेना होने की अपनी प्रतिष्ठा के पात्र थे। वे निडर थे। मर जा! युवक चिल्लाया। एक तेज रोशनी उल्कापिंड की तरह आकाश से गुजरी और हवा में मौजूद चीशी सैनिकों की ओर बढ़ी, जिससे वे कांपने लगे। जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और खून फैल गया। उनके शरीर 2 टुकड़ों में कट गए थे और पूरा वातावरण खून से लथपथ हो गया था। भीड़ में मौजूद लोग चीखने लगे। वह युवक बेहद खतरनाक था। धमाका, धमाका! 2 और धमाकों की आवाजें वातावरण में गूंज उठीं। लियू कांगलैन और लिन फैंग की मूर्तियां 1000 टुकड़ों में बिखर गईं। हवा में सीटी की आवाज गूंज उठी। भीड़ पर एक और तेज हवा चलने लगी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। वह चील फिर से हवा में उड़ने लगी। वह अनगिनत चीशी सैनिकों से दूर उड़ रही थी, जो लगातार शहर से बाहर निकलकर युद्ध करने के लिए दौड़ रहे थे। मेरा नाम लिंग तियान है। लिन फैंग को बता देना कि अगर उसे बदला लेना है तो वह शाही शहर में आकर मुझसे मिल सकता है। लिंग तियान की असहनीय घमंडी आवाज आसमान से गूंजी, जिससे लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चील ने अपने पंख और भी तेजी से फड़फड़ाए और आकाश में काला बिंदु गायब हो गया। कितना शक्तिशाली! वह चील जरूर जुबान स्तर का जानवर होगा। भीड़ धीरे धीरे गायब होती हुई आकृति को देख रही थी। उनके दिल कांप रहे थे। उसका नाम था लिंग तियान। उसी समय जब चीशी के सैनिक जो तुरंत वहां पहुंचे, उन्होंने जमीन पर पड़े शवों और टूटी हुई मूर्ति को देखा तो उनके चेहरों पर घृणा से भरे भयानक भाव उभर आए। ऐसा लग रहा था मानो लिंग तियान ने अभी अभी हजारों नए दुश्मन पैदा कर दिए हों। उसी क्षण दूर एक प्राचीन सड़क पर कुछ घोड़े दिखाई दिए। वे पूरी गति से सरपट दौड़ रहे थे और अपने पीछे धूल का बादल उड़ा रहे थे। हालांकि इन घोड़ों पर सवार सभी लोग तनावग्रस्त दिख रहे थे। ये लोग लिन फैंग और अन्य थे। इसके अलावा कुछ क्षण पहले ही उन्होंने उस युवक के घमंडी शब्द सुने थे, लेकिन उन्हें यांगजो शहर में क्या हो रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उनके घोड़े शहर की ओर और भी तेज गति से दौड़ने लगे। लिन फैंग, अभी कुछ देर पहले जो जानवर दिखा वह जुबान स्तर का जानवर था, श्री हुओ ने कहा। चील उनके सिर के ऊपर से उड़ी थी, इसलिए जाहिर है उन्होंने भी उसे देखा था। लिन फैंग चुप रहा। कुछ ही समय बाद वे लगभग यांगजो शहर के द्वार पर पहुंच गए थे। हमारे अधिकारी लिन फैंग वापस आ गए हैं। यांगजो शहर के बाहर कुछ लोगों ने दूर से लिन फैंग को देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। पलक झपकते ही लिन फैंग द्वार पर पहुंच गया। जब उसने जमीन पर दर्जनों चीशी के शव देखे तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। लिन तियान! लिन फैंग ने अपना सिर उठाकर उस आकाश की ओर देखा जहां चील गायब हो गई थी और उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। शाही नगर! लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। वह लिंग तियान को बिल्कुल नहीं जानता था। इसके अलावा जब लिन फैंग शाही नगर में था तब भी उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। लेकिन लिंग तियान यांगजो शहर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने आया था। उसने अपनी शक्ति का परिचय दिया था। उसने चीशी सैनिकों के एक समूह को मार गिराया और लिन फैंग के लिए एक संदेश छोड़कर चला गया। उसने कहा कि अगर लिन फैंग बदला लेना चाहता है तो वह शाही शहर जाकर उससे मिल सकता है। उसके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं था। उसकी नज़र में मनुष्य और पशु पक्षी बलि के बकरे मात्र थे। अपनी शक्ति साबित करने के लिए वह अपने रास्ते में आने वालों को मारने से भी नहीं हिचकिचाता था। मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा, लिन फैंग ने बर्फीली आवाज में कहा। वह बहुत जल्दी शाही शहर के लिए रवाना होने वाला था। दुवान वुया ने कहा था कि ज़ुयू की महान प्रतियोगिता नजदीक आ रही है। उन दिनों ज़ुयू देश में कुछ प्रतिभाशाली लोग उभर रहे थे, इसीलिए लिंग तियान भी शाही शहर जा रहा था। इसके अलावा शायद लिंग तियान जैसे कई लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रहे हों। अधिकारी चीशी सैनिकों ने अभिवादन किया। उनकी आवाज़ों से स्पष्ट था कि वे क्रोधित थे। उनके चेहरे क्रोध से लाल थे और उनमें हत्या करने की मंशा झलक रही थी। इन्हें ठीक से दफना दो, मैं शाही शहर चलता हूँ, लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। ये सभी लोग अपने होंठ चबा रहे थे। उनके चेहरे घृणा से भरे हुए थे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने शरीर के कटे हुए हिस्सों को उठाया और उन्हें दफनाने के लिए चले गए। दूर से लोग तरह तरह की फुसफुसाहट कर रहे थे। यांगजो शहर के साधक बहुत कमजोर थे। यांगजो शहर में लिंची स्तर के साधकों को बेहद शक्तिशाली माना जाता था, खासकर युवाओं के बीच। उन्हें तो असाधारण प्रतिभा का धनी भी समझा जाता था। लेकिन जब उन्होंने उस बेहद शक्तिशाली और भयानक युवक को अपने बाज पर सवार देखा तो लोगों को लगा कि उसकी साधना का स्तर लिंची स्तर से भी ऊपर पहुंच गया है। उस असाधारण प्रतिभा ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वे उसके सामने बहुत ही हीन हैं। उन्होंने अभी अभी एक ऐसी शक्ति देखी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लिन फैंग के साथ भी उनका ऐसा ही अनुभव रहा था। वह भी बेहद शक्तिशाली था।
जब उन्होंने उस सुंदर युवक को घोड़े पर सवार देखा तो भीड़ ये सोचने लगी कि उनके अधिकारी का साधना स्तर क्या होगा। उस असहनीय रूप से अहंकारी युवक के मुकाबले कौन जीतेगा। लिन फैंग के मन में ऐसे विचार आने का कोई इरादा नहीं था। वह और उसके दोस्त पूरी रफ्तार से यांगझोउ शहर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। सरकार का मुख्यालय पहले से कहीं अधिक बड़ा था। अंदर से यह एक विशाल किले जैसा दिखता था। ये बेहद बड़ा था। इसके अलावा ये बहुत खतरनाक भी लगता था। उस समय फैंग यूहान, लेई किंगतियान और अन्य अधिकारी लिन फैंग का अभिवादन कर रहे थे। जब उन्होंने लिन फैंग के साथ आए लोगों को देखा तो उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव उमड़ आया। मेन किंग इतनी पवित्र और शुद्ध थी मानो कोई बर्फ की देवी हो। दुवानशिन ये अनमोल और सुंदर थी। वजूयू की राजकुमारी थी। इसके अलावा वहाँ कामुक और सुंदर फेई फेई भी थी। उसी क्षण लिनफेंग के साथ दो नई सुंदर महिलाएं प्रकट हुईं। पहली लैन जियाओ थी जबकि दूसरी लड़की बेहद पवित्र प्रतीत हो रही थी। वह बर्फ में जमी हुई थी और बर्फ के बीच से केवल उसके सुंदर चेहरे के भाव ही दिखाई दे रहे थे। वह शांत और निर्मल लग रही थी। उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बर्फ के अंदर सो रही हो। इसके अलावा वह इतनी सुंदर थी कि मानो किसी सपने से जन्मी हो। बाधाओं और इन लड़कियों के अलावा तीनों अधिकारी उन दो बूढ़े आदमियों को देखकर विशेष रूप से आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उन्होंने जरा सी भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं की थी, फिर भी वे बूढ़े आदमियों की आंखों में अत्यंत गहन चिंतन देख सकते थे। वे संभवतः जुबान क्यूई परत के साधक हो सकते हैं। लिन फैंग भी अलग लग रहा था। उसकी आंखों में भाव और भी गंभीर लग रहे थे और वह अधिक परिपक्व दिख रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि लिन फैंग को सेलेस्टियल रिवर की यात्रा से बहुत लाभ हुआ और उसने बहुत मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। अंकल रेन, अंकल फैंग, अंकल लेई, ये श्रीमान हुआ हैं और ये श्रीमानची हैं। ये दोनों ही जुबानची स्तर तक पहुंच चुके हैं। लिन फैंग ने तीनों अधिकारियों से इन दोनों बुजुर्गों का परिचय कराते हुए कहा, जिससे वे चौंक गए। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, उनका अनुमान सही निकला। वे दोनों ही जुबानची स्तर के साधक थे। श्री हुओ, श्री ची। तीनों अधिकारियों ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। लिन फैंग अपने साथ लोगों को लेकर आया था और वे जुबान क्यूई स्तर पर थे, इसलिए तीनों अधिकारियों को उनका सम्मान करना आवश्यक था। आपसे मिलकर खुशी हुई। श्री ची और श्री हुआ ने हल्के से सिर हिलाकर अधिकारियों का अभिवादन किया। मेरे साथ आओ, लिन फैंग ने घोड़े दौड़ाते हुए कहा। वे जल्दी ही एक मीटिंग रूम में पहुंच गए। लिन फैंग ने मेन किंग और लैन जियाओ को युनशी को किसी शांत और सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए कहा, जबकि बादाओ भी वहां से चला गया। वहां केवल लिन फैंग, दो बूढ़े व्यक्ति और 3 अधिकारी ही रह गए। श्री हुओ, श्री ची, हम यांगझोउ शहर में हैं, जो मेरी जागीर है, इसलिए यह मेरे सीधे नियंत्रण में है। सरकारी मुख्यालय मेरा निवास स्थान है। लिन फैंग ने दोनों बुजुर्गों को संक्षेप में समझाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं हमेशा यांगझोउ शहर में नहीं रहूंगा। इस बार मैं थोड़े समय के लिए यहाँ रुका हूँ और फिर शाही शहर जाऊंगा। हम आपके साथ चलेंगे, श्री हुओ ने कहा, जिस पर लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। उनके लिए उसके पास पहले से ही कुछ और योजनाएं थीं। दुवान वुया और लिंगतियान के शक्ति प्रदर्शन से उसे याद दिलाया गया कि ज़ुयू में अभी भी कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मौजूद हैं। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और अभ्यास करना होगा। उसे और मजबूत बनना होगा। अगर श्री हुओ और श्री ची उसके साथ होते तो वे हमेशा उसकी रक्षा के लिए मौजूद रहते, लेकिन लिन फैंग को लगा कि मेन किंग की उपस्थिति ही काफ़ी है। अगर उसे और अधिक शक्तिशाली बनना था तो वह बहुत सारे शक्तिशाली साधकों के समर्थन पर निर्भर नहीं रह सकता था। वह केवल अपने दम पर ही शक्तिशाली बन सकता था। यही उसके लिए आकाश तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। इसके अलावा अगर वह और अधिक शक्तिशाली होता तो उस दिन पहले हुई मौतें कभी नहीं होती। इसके अलावा उन्हें एक और कारण से भी श्री ची और श्री हुआ को यांगझोउ शहर में रहने की आवश्यकता थी। श्री हुओ, श्री ची, मेरी चीशी सेना यांगझोउ शहर में तैनात है। ये मेरे कुलीन सैनिक हैं। इन सभी ने लिंगची स्तर को पार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफ़ी नहीं होगा। मुझे इन्हें लगातार मजबूत बनाने की जरूरत है। दरअसल मैं इन्हीं की वजह से सेलेस्टियल रिवर गया था। लिन फैंग ने दोनों बुजुर्गों से कहा और आगे बोला, मुझे इन्हें असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाना है। हमने जो गोलियां तैयार की हैं उन्हें देने से मदद तो मिलेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों यांगझोउ शहर में रहकर मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मेरी मदद करेंगे। श्री हुओ और श्री ची ने भौहें चढ़ाकर तुरंत कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम उनकी साधना को बेहतर बनाने के लिए और भी गोलियां तैयार करें? यह उन कार्यों में से एक है जो मैं आपसे चाहता हूं। इसके अलावा मुझे आशा है कि आपकी उपस्थिति उन्हें प्रेरित करेगी और आप मेरे तीनों अधिकारियों को एक वास्तविक कुलीन सेना बनाने में सहायता करेंगे। बेशक, यदि आप दोनों की कोई विशेष आवश्यकताएं हो तो कृपया बताएं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता हो तो आप सेना को भेजकर उन्हें इकट्ठा करवा सकते हैं। साहसिक अभियानों पर भेजा जाना उनकी साधना के लिए भी अच्छा है। लिन फैंग ने आदरपूर्वक कहा। यद्यपि ये चीशी सैनिक पहले से ही कुलीन सैनिक थे, फिर भी लिन फैंग को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार की शक्ति राक्षसी नहीं थी। वे केवल एक नश्वर सेना थे और उन्हें एक ऐसी सेना चाहिए थी जो आसमान छू सके। बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक रही थीं। उसी समय रैंकिंग कुंग और 2 अन्य अधिकारियों की आंखें भी चमक रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि शुवान क्यू इस स्तर के ये दोनों वृद्ध साधक रसायन विद्या के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ठीक है लिन फैंग, चूंकि हम आपके साथ आए हैं इसलिए हम आपकी हर बात सुनेंगे। श्री ची ने सिर हिलाते हुए कहा। जी हाँ, आप फैसला कीजिए, हम आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। श्री हुओ ने तुरंत बाद कहा। चूंकि उन्होंने पहले ही लिन फैंग का अनुसरण करने का फैसला कर लिया था, इसलिए जाहिर है कि उन्हें शुवांची स्तर के साधक होने का अपना अहंकार त्याग कर लिन फैंग की बात माननी पड़ी। अन्यथा उनका अनुसरण करने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। आप दोनों का धन्यवाद, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। तुरंत बाद उन्होंने तीनों अधिकारियों की ओर देखा और कहा, श्री हुओ और श्री ची तीसरे और चौथे जुवानची स्तर पर हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और इसके अलावा उनके पास असाधारण रसायन विद्या का ज्ञान है। आज से आप उनके साथ मिलकर काम करने का भरसक प्रयास करेंगे। यदि उनकी कोई इच्छा हो तो आप उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। वे दोनों ही उन्नत जुबान क्यू स्तर के साधक थे। इसके अलावा वे अद्भुत रसायन शास्त्री भी थे। रैंकिंग कुंग और बाकी 2 अधिकारी अवाक रह गए।
कितना शक्तिशाली! इतने ताकतवर साधकों ने आश्चर्यजनक रूप से लिन फैंग का अनुसरण करने का फैसला किया था। जाहिर है, अधिकारियों का लिन फैंग का अनुसरण करना सही था। ठीक है, तीनों अधिकारियों ने सिर हिलाते हुए कहा। उनकी सहायता के लिए 2 रसायनशास्त्री मौजूद थे, जिससे वे स्वाभाविक रूप से संतुष्ट थे। अंकल रेन, उस अंगूठी के पत्थर में 1,20,000 गोलियां हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा की गोलियां, शुद्ध पृथ्वी की गोलियां, जीवन शक्ति की गोलियां और लाल सूर्य की गोलियां। यदि इन चारों गोलियों का एक साथ सेवन किया जाए तो छठे लिंची स्तर से नीचे के लोग तुरंत अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें कई बार सफलता मिल सकती है। यहाँ तक कि 7वें और 8वें लिंची स्तर के साधक भी इन गोलियों का सेवन करने पर सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। कृपया उनका ध्यान रखें, लिन फैंग ने रेन किंग कुन को अंगूठी देते हुए कहा, जिससे उनका दिल जोर से धड़कने लगा। 1,20,000 गोलियां, 4 अलग अलग गोलियां जिनका एक साथ सेवन करने से एक साधक पल भर में मोक्ष प्राप्त कर सकता था। ये 30,000 साधकों को थोड़े ही समय में अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। ये बहुत ही भयानक था। हालांकि वह कई वर्षों से युद्ध क्षेत्र में था और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता था, फिर भी उस क्षण उसके लिए अपनी हैरानी को छिपाना मुश्किल था। उस समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इसे ले लो, लिन फैंग ने अंगूठी रेन किंग कुन के हाथ में रखते हुए कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे अपनी सेना को सबसे शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें एक विशेष समूह चुनना होगा जिस पर विशेष ध्यान दिया जा सके और उनकी शक्ति कम से कम 7वें लिंची स्तर की होनी चाहिए। मेरे सैनिक वफादार और साहसी होने चाहिए, उनमें ये सभी गुण होने चाहिए। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि अंकल रेन चीशी की सेना को शक्तिशाली साधकों की सेना में बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सैनिक कम से कम 5वें लिंची स्तर को पार कर ले। ये सभी कम से कम 5वें लिंची स्तर के हैं। रेन किंग कुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी इतनी विशाल सेना के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। रेन किंग कुन लिन फैंग को देख रहा था और बस यही सोच रहा था कि वह नौजवान कितना महत्वाकांक्षी और बहादुर है। चूंकि वह लिन फैंग का पीछा कर रहा था, इसलिए वह पहले से ही सोच रहा था कि क्या लिन फैंग चीशी की सेना को एक दुर्जय सेना में बदल देगा। उन्हें उम्मीद थी कि लिन फैंग भविष्य में इस अत्यंत कठिन कार्य को पूरा कर सकेंगे। हालांकि बहुत कम समय में ही लिन फैंग ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने 1,20,000 गोलियां लाकर दिखाईं, जिनसे 30,000 साधकों को पल भर में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती थी। जो काम वह कई वर्षों से करने की कोशिश कर रहे थे, वह लिन फैंग ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से बहुत कम समय में कर दिखाया। इसके अलावा लिन फैंग दृढ़ निश्चयी था। उसने तुरंत गोलियां सौंप दी, जिससे रेन किंग कुन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अंकल रेन, श्री ची और श्री हुआ आपको जुवानची स्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। इससे हमारी सेना और भी मजबूत हो जाएगी, लिन फैंग ने कहा। तीनों अधिकारी अवाक रह गए। जुवानची स्तर, कौन अत्यधिक शक्तिशाली बनने से इनकार करेगा? श्री हुओ, श्री ची, लिन फैंग ने दोनों बुजुर्गों की ओर मुड़ते हुए कहा। उसने देखा कि दोनों बुजुर्ग निर्णायक लग रहे थे, फिर भी उन्होंने तुरंत कहा, हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। ठीक है, लिन फैंग ने कहा। तुरंत बाद उन्होंने रेन किंग कुन की ओर फिर से देखा और कहा, अंकल रेन, अंकल फैंग, अंकल लेई और आप अनुभवी अधिकारी हैं। जाहिर है, आपको मुझसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन दिनों भले ही आप युद्ध के मैदान में न हो, हमारे सैनिकों को अपना लड़ने का जज्बा और जोश नहीं खोना चाहिए। चाहे हम उनके दृढ़ संकल्प की बात करें या उनके साहस की, उन्हें खून के रास्ते पर चलते रहना होगा। उन्हें लड़ते रहना होगा और लगातार खतरों का सामना करना होगा, तभी वे अपनी साधना को बढ़ा पाएंगे। मेरे जाने के बाद सैनिकों को नियमित रूप से अभ्यास के लिए मिशन पर जाना होगा। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त युद्ध अनुभव भी मिलेगा। हम दया नहीं दिखा सकते। अगर वे अपनी साधना में आगे बढ़ने के दौरान खतरों का सामना नहीं करेंगे तो उन्हें कभी लाभ नहीं होगा और वे वास्तव में शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। ये सभी सैनिक पिछली लड़ाइयों में बचकर निकले थे। अपने पिछले अनुभवों के बाद रेन किंग कुन को उम्मीद थी कि उनमें से कोई भी न मरे। लिन फैंग को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अगर सैनिकों को सुरक्षित और पोषणयुक्त वातावरण में रखा जाए तो क्या वे युद्ध में माहिर योद्धा बने रहेंगे। ठीक है, रेन किंग कुन ने सिर हिलाते हुए कहा। वह लिन फैंग का मतलब समझ गया था। उसे पहले से ही स्पष्ट था। लिन फैंग ने उसे याद दिलाकर सही किया था कि उनकी सेना इतनी शक्तिशाली क्यों थी। अगर वे अपनी सेना को शहर में ही सुरक्षित रखते और उन्हें कोई लड़ाई लड़ने का मौका नहीं देते तो वे निष्क्रिय हो जाते और उनकी साधना शक्ति कम हो जाती। ये लोग तो मृत्यु का सामना करते हुए भी निडर थे। चीशी की इन टुकड़ियों को तो निरंतर युद्ध की स्थिति में रहना ही था। चाचा रेन, क्या आपको श्रीमान हुआ और श्रीमान ची से कुछ बात करनी है? मैं अभी एकांत में अभ्यास करने जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यांगझोउ शहर छोड़कर शाही शहर जाऊंगा, लिन फैंग ने रेन किंग कुन और उन दोनों बुजुर्गों से कहा। उसने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत चला गया। वह पहले ये देखने गया कि क्या मेंग किंग युनशी की देखभाल ठीक से कर रही है। फिर वह अभ्यास करने चला गया। उसकी अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थी। वह अपनी आत्मा का उपयोग करके अनेक बैंगनी सर्प बना सकता था। वह अपने बैंगनी ड्रैगन का उपयोग करके जुवानची स्तर के साधकों को मार सकता था। इस तरह की अनूठी क्षमता लिन फैंग के लिए जीवन रक्षक थी। उसे और अधिक अतिरिक्त आत्माओं को प्रकट करने के लिए इस तकनीक का अभ्यास करना आवश्यक था। उसे अपनी आत्मा की शक्ति को और अधिक नियंत्रित करने के लिए एक अधिक शक्तिशाली आत्मा की आवश्यकता थी। साथ ही उसे स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी विकास करना था। शाही शहर के बाहर का इलाका बेहद भीड़भाड़ वाला और जीवन था। भीड़ लोगों की नदी की तरह बह रही थी। किंगशिन के रेस्तरां में कई लोग रेलिंग से टिके हुए थे और नीचे सड़कों पर अजगर की तरह उमड़ती भीड़ को देख रहे थे। चारों ओर तरह तरह की टिप्पणियां गूंज रही थीं। अब फ्यूचर एड्स, भले ही डुआनली शाही परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं है और शाही शहर के मुख्य भाग में शामिल नहीं हुआ है, फिर भी उसकी स्थिति असाधारण है। बिल्कुल, दुवान यू की शादी शायद बेहद भव्य होगी। रेस्तरां में कई लोग लगातार फुसफुसा रहे थे। सभी की बातचीत का एक ही विषय था, दुवान यू की शादी। उस समय रेस्तरां में केवल एक मेज सबका ध्यान खींच रही थी, क्योंकि उस मेज पर दो बेहद खूबसूरत महिलाएं बैठी थीं। उनमें से एक ने अपना चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था। उस आकृति को देखकर कई लोग स्तब्ध रह गए। इसके अलावा दूसरी लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी चमकदार और निर्मल आंखें असीम प्रकाश से भरी हुई थीं।
वह बेहद आकर्षक लग रही थी, खासकर उसका सुडौल सीना जो मानो दो पहाड़ों को घाटी से अलग करता हो। वह अत्यंत मोहक थी। इन दो खूबसूरत लड़कियों के साथ एक युवक भी था। भीड़ में मौजूद हर कोई उससे ईर्ष्या कर रहा था, यहाँ तक कि कुछ लोग उसे जान से मारने की नीयत से घूर रहे थे। कुछ लोग बेहद ईर्ष्यालु थे और चाहते थे कि काश वे भी इन दोनों महिलाओं के साथ होते। भले ही दुवान्यू में एक विशेष रक्त शक्ति है और वह एक कुलीन सौंदर्य का धनी है, फिर भी आश्चर्य की बात है कि किंगशिन के रेस्तरां में उससे भी अधिक सुंदर दो महिलाएं मौजूद हैं। दुवान्यू का विवाह शाही शहर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से होगा, जबकि दुर्भाग्य से ऐसी दो सुंदर महिलाओं को एक छोटे से लड़के से शादी करनी पड़ेगी। भीड़ में से किसी ने इतनी जोर से कहा कि रेस्तरां में मौजूद सभी लोग स्पष्ट रूप से सुन सकें। बिल्कुल सही। कुछ लोग कहते हैं कि वेन रेन्यान यूनहाई संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली शिष्य था। संप्रदाय के विनाश के बाद दुवान तियानलैन को पता चला कि वेन रेन्यान में असाधारण प्रतिभा है और वह तुरंत उसमें रुचि लेने लगा। वेन रेन्यान ने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया और ज़ूयू के पवित्र प्रांगण में शामिल हो गया। यह उसकी ओर से एक शानदार कदम था। यदि वह यूनहाई संप्रदाय में ही रहता और सबसे प्रतिभाशाली शिष्य बना रहता तो उसकी प्रतिष्ठा सीमित हो जाती, लेकिन ज़ूयू के पवित्र प्रांगण में शामिल होकर उसे शाही शहर में अपनी शक्ति दिखाने के हमेशा अवसर मिलते रहेंगे। कहा जाता है कि वेन रेन्यान पहले ही 7वें लिंगची स्तर को पार कर चुका है और असाधारण रूप से शक्तिशाली है। इसके अलावा उसकी नीली बांस आत्मा असामान्य रूप से मजबूत हो गई है। दुवान्यू की रक्त आत्मा के साथ ये निश्चित रूप से एक उत्तम मेल है। वेन रेन्यान को यूनहाई संप्रदाय का प्रतिभाशाली कैसे माना जा सकता है? पुराने समय में असली प्रतिभाशाली तो लिन फैंग था। जिस समय यूनहाई संप्रदाय का सफाया हो रहा था, उस दौरान लिन फैंग को छोड़कर हर उत्कृष्ट शिष्य ने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया। लिन फैंग का हृदय पर्वत की तरह अडिग था। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। उसका भाग्य निश्चित रूप से असाधारण होगा। 15 वर्षीय एक साधक ने उस व्यक्ति का खंडन करते हुए कहा जिसने अभी अभी घमंड से ये बातें कही थीं। लिन फैंग भले ही शाही शहर में केवल आधे साल ही रहा हो, फिर भी बहुत से लोग उसकी पूजा करते थे। उसने एक शहर में आग लगा दी थी और राजकुमारी को बचाने के लिए दूसरे देश में चला गया था। ये बात आज भी लोगों की बातचीत का विषय थी। वे लिन फैंग की प्रशंसा करते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। वे आशा करते थे कि वे भी लिन फैंग के मार्ग पर चलकर ज़ूयू के महान साधकों में से एक बन सकेंगे। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, उस किसान ने कहा जिसकी बात का अभी अभी खंडन किया गया था। उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, वेन रेन्यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह शियुए के पवित्र प्रांगण का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। भले ही उसने अभी 7वीं लिंगची परत ही पार की हो, फिर भी वास्तविक युद्ध में उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत है। वह अत्यंत शक्तिशाली है। वह 8वीं लिंगची परत के साधकों को भी हरा सकता है। लिन फैंग की बात करें तो किसी को पता भी नहीं कि वह कहाँ गया। शायद वह मर चुका है। एक मरे हुए व्यक्ति की तुलना वेन रेन्यान से कैसे की जा सकती है? बकवास करना बंद करो। लिन फैंग की मौत कैसे हो सकती है? दूसरे ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैंने कहा था कि लिन फैंग शायद अब तक मर चुका होगा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अब जाओ और अपनी गंदी जबान धो लो, अभिमानी ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा और अपनी कुछ ऊर्जा छोड़ी। वह उन दो खूबसूरत युवतियों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। लिन फैंग की छाया तक वेन रेन्यान नहीं पहुंच सकता, तुम ही बकवास कर रहे हो, युवा साधक ने बर्फीली आवाज में जवाब दिया। हालांकि उसका प्रतिद्वंदी भी बेहद शक्तिशाली था, फिर भी वह बहस कर रहा था। उसी क्षण उस सुंदर युवक के बगल में खड़ी खूबसूरत और आकर्षक युवती मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी इतनी पूजा और आराधना करते हैं कि आपकी रक्षा करते समय वे परिणामों की भी परवाह नहीं करेंगे। लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर खुजाया। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि वह बूढ़ा हो गया है और उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। यूनहाई संप्रदाय के विनाश से लेकर उस क्षण तक 2 साल से भी कम समय बीता था। उन दिनों लिन फैंग 18 वर्ष का भी नहीं था, फिर भी अधिकांश लोग उसे पूछते थे। बेशक 2 साल की छोटी अवधि में इतना कुछ हासिल करने वाला और कौन हो सकता था? वह कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। उसके सारे कारनामे मशहूर थे। लिन फैंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इस दुनिया में काफी समय बिता चुका है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वेन रेन्यान दुवान्यू से शादी करेगी, ये तो मजेदार बात है, लिन फैंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग और वेन रेन्यान के बीच तनाव समय के साथ वैसा ही बना हुआ है। उसी क्षण लिन फैंग की आलोचना करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को मुक्त कर रहा था और वह और भी ठंडा और हिंसक होता जा रहा था। वह उस युवक की ओर बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, बेवकूफ छोटे लड़के, चूंकि तुम अपना गंदा मुंह बंद नहीं कर सकते तो मैं ही तुम्हारा मुंह बंद कर देता हूँ। वह व्यक्ति उस युवा साधक की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ सीधे उस युवक की ओर बढ़ा, जिससे युवक के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह अपनी ओर बढ़ते हुए हाथ को खाली निगाहों से घूर रहा था। वातावरण में सीटी की आवाज गूंज उठी और मुक्केबाजी पूरी तरह रुक गई। फिर उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, किसकी हिम्मत है? जब उसकी बात समाप्त हुई तो वह धीरे से मुड़ा और तुरंत लिन फैंग की ओर देखने लगा जो उसकी ओर आ रहा था। तुम भी एक लापरवाह छोटे लड़के हो, उस व्यक्ति ने लिन फैंग की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें अपना गंदा मुंह बंद करने के लिए कहना चाहता था, लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। मैं गंदी जबान वाला, उस व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरी आलोचना करने का अधिकार है? क्योंकि मैं लिन फैंग हूँ, लिन फैंग ने कहा, जिससे उस आदमी की मुस्कान टेढ़ी हो गई। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं लिन फैंग हूँ। डॉट 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 डॉट। लिन फैंग, उनके शब्द पूरे रेस्तरां में गूंज उठे और पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। लिन फैंग के पास खड़े उस युवक की आंखों में चमक आ गई। कितना आकर्षक! उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग, जिसे वह पूछता और सम्मान देता था, यहाँ होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लिन फैंग को अपमानित करने वाले उस व्यक्ति ने कहा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसके चेहरे के भाव एकदम कठोर थे।
वह पहले केवल पीठ पीछे ही लिनफैंग की आलोचना करने की हिम्मत करता था, लेकिन लिनफैंग के सामने, जिसके बारे में इतनी सारी भद्दी अफवाहें फैली हुई थी, अब वह आक्रामक होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस क्षण उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि वह किसी भूत जैसा लग रहा था। माफी। लिनफैंग के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। उस व्यक्ति ने लिनफैंग को यह कहकर अपमानित किया कि वह इतनी खूबसूरत महिलाओं के साथ रहने के लायक नहीं है, फिर उसे गाली दी और धमकी दी, लेकिन क्या उसे लगा कि माफी कहने से समस्या हल हो जाएगी? तुम्हारा मुंह एकदम सड़ा हुआ है, लिनफैंग ने कहा। तुरंत ही उसने हाथ उठाया और एक जोरदार मुक्का मारकर माहौल को तहस नहस कर दिया। धमाका। भीड़ अचंभे से दंग रह गई। उस व्यक्ति का शरीर उड़कर जमीन पर जोर से गिरा। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके दांत लगातार जमीन पर गिर रहे थे। उस व्यक्ति ने 2 बार जोर से खांसा। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने लिनफैंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। कितने निकम्मे हो तुम, इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो, कितनी घटिया बात है, लिनफैंग ने ठंडे लहजे में उस आदमी को अपमानित करते हुए कहा। तुरंत बाद वह उस युवक की ओर मुड़ा, हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जिससे युवक की आंखों में उत्साह भर गया। लिनफैंग बालकनी की रेलिंग तक चलकर नीचे भीड़ को देखने लगा। वातावरण शोर और उत्साह से भरा हुआ था। ज़ूयू में विवाह समारोह बहुत ही विशिष्ट होते थे। प्रभावहीन लोग सीधे पति पत्नी बन जाते थे। उन्हें किसी समारोह का आयोजन करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। कुछ साधक भी ऐसा ही करते थे, लेकिन जाहिर है शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग अपने विवाह समारोहों को भव्य और शानदार बनाना चाहते थे ताकि वे अपनी महानता का प्रदर्शन कर सकें। इस बार ज़ूयू के पवित्र प्रांगण के प्रतिभाशाली युवा साधक वेनरेन्यान का विवाह शाही परिवार के सदस्य और रक्तात्मा से युक्त दुवानयू से होने वाला था। जाहिर है उनका विवाह समारोह भव्य होना ही था। वे कुलीन साधक थे, उच्च पदस्थ अधिकारी, राजकुमार और सरदार उन्हें बधाई देने आएंगे। बेशक ज़ूयू के पवित्र प्रांगण के कई लोग भी उपस्थित होंगे। कहा जाता है कि उस समय तक विशाल सेना ने शाही शहर को घेर लिया था। सभी लोग शहर के बाहर आ रहे थे। शाही शहर के अंदरूनी हिस्से के बारे में बात करें तो दुवानली का परिवार भी इसे एक भव्य आयोजन बनाना चाहता था और पूरे शहर में इसकी चर्चा करवाना चाहता था। कुछ ही महीनों में ये संभव नहीं होगा। दुवानयू, वेनरेन्यान। लिनफैंग को वो पहला मौका याद आया जब वो उन दोनों से मिला था। जब दुवानयू पहली बार दिव्य अकादमी में आया था तब उसने उसे अपना ही चेहरा थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया था और वेनरेन्यान यूनहाई संप्रदाय में लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता था। उसने बार बार लिनफैंग को जान से मारने की कोशिश की थी ताकि वो अपनी ताकत और शान साबित कर सके। लिनफैंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। पहले अपने दिल में वो कसम खाता था कि वेनरेन्यान को मरना ही होगा। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे मार डालेगा। लिनफैंग की सोच अब वैसी नहीं रही थी। अब उसे सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने की चिंता थी। अगर वह बेहद शक्तिशाली बन गया और जुवानची स्तर के शिखर तक पहुंच गया तो वेनरेन्यान जैसे लोग उसके लिए महत्वहीन हो जाएंगे और वह उन्हें कहीं भी मार सकता था, यहां तक कि ज़ूयू के पवित्र प्रांगण के प्रवेश द्वार पर भी। अब फ्यूचर एड्स। अतीत में दुवान लैंग ने यूनहाई संप्रदाय का सफाया कर दिया था और वेनरेन्यान ने ज़ूयू के पवित्र प्रांगण में शामिल हो गया था। चलो चलते हैं, लिनफैंग ने धीमी आवाज में कहा। उसका शरीर पलक झपकते ही बाहर मौजूद भीड़ के बीचों बीच जा गिरा। मेन किंग और लैन जियाओ भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं और वे भी लोगों की भीड़ में जा उतरी। जब भीड़ ने लिनफैंग और उसके दोस्तों को जाते देखा तो सन्नाटा टूट गया और माहौल फिर से जीवंत हो उठा। वह 6 महीने से दिखाई नहीं दिया था और अब वह वापस आ गया था। लिनफैंग को मार्क्विस की उपाधि मिलने के बाद वह यांगझोउ शहर लौट गए थे और अब वह शाही शहर में वापस आ गए हैं। इससे जनता में उत्साह निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके अलावा इन दिनों शाही शहर में कई अज्ञात या छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। वे सभी असाधारण युवा साधक थे। अचानक ऐसा लगा जैसे ज़ूयू कई प्रतिभाशाली लोगों के उदय की साक्षी बन रही हो। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस बार लिनफैंग किस तरह का तमाशा रचेंगे। लिनफैंग के रेस्टोरेंट से निकलते ही एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह व्यक्ति शांत और सौम्य दिख रहा था, मानो एक शुद्ध कमल का फूल हो। वह रेस्टोरेंट का मालिक किंग शिन था। जब उसने उन तीनों को जाते देखा तो उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसे याद आया कि पिछली बार लिनफैंग उसके रेस्तरां में आया था। उसे याद था कि तब वह थोड़ा अपरिपक्व लगा था, लेकिन वह केवल लिंची स्तर का एक छोटा लड़का था। हालांकि इन दिनों उसे महसूस हो रहा था कि लिनफैंग में कुछ गहरा, अथाह और रहस्यमय है। अब उसे देखकर उसके मन में केवल प्रशंसा का भाव था। यह भी बहुत राहत की बात थी कि उन्होंने उसके रेस्टोरेंट को दोबारा नष्ट नहीं किया। शाही शहर के बाहर एक विशाल महल था। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। शाही शहर के बाहर यह सबसे भव्य महल था। यह महल कुलीन दुवानली का था, जिसके रक्त में शाही वंश की आत्मा समाहित थी। दुवान वंश का सदस्य होने के नाते उसका महल स्वाभाविक रूप से भव्य और आलीशान होना ही था। उसी क्षण महल के बगीचे में एक विशाल मंच बनाया गया। उस मंच पर बहुत से लोग उपस्थित थे। उनमें महल के कुछ बुजुर्ग सदस्य, साथ ही कुछ धनी और कुलीन लोग भी थे जिनका सामाजिक स्तर अत्यंत उच्च था। इन लोगों के अलावा मंच पर कई युवा भी मौजूद थे। वे सभी जोश और उत्साह से भरे हुए लग रहे थे। अपनी कम उम्र के बावजूद वे सभी प्रतिभाशाली साधक थे और सभी शियुए के पवित्र प्रांगण के छात्र थे। वे सभी वेनरेन्यान के मित्र थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे भी वेनरेन्यान की तरह शाही वंश की रक्तात्मा वाली एक सुंदर महिला से विवाह कर सकेंगे। आखिरकार दुवानयू में असाधारण प्रतिभा थी, साथ ही उसकी रक्तात्मा और सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए वह निश्चित रूप से वेनरेन्यान से विवाह करने के योग्य थी। यह अनुमान लगाना आसान था कि भविष्य में वेनरेन्यान की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। वह निरंतर प्रगति करता रहेगा। एक दिन वह लिंची स्तर को पार करके जुवानची स्तर तक पहुंच जाएगा। वह ज़ूयू के लिए एक स्तंभ बनेगा। देखो, यू तियानचेन और यू तियानशिंग भी आ गए हैं। इसके अलावा यू वंश और यू वंश एक साथ आए हैं। उसी क्षण दूर से 2 आकर्षक आकृतियां आती हुई दिखाई दी, जिन्हें देखकर भीड़ भयभीत होकर चिल्ला उठी। अब फ्यूचर एड्स। यू वंश और यूए वंश शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। वे इतने अहंकारी थे कि दुवान तियानलैंग को भी उनके सामने झुकना पड़ता था, और दुवानली तो उनसे भी कहीं ज्यादा।
ये कहना संभव था कि यदि यू वंश और युए वंश आते तो डुआन ली को वास्तव में सम्मानित महसूस करना चाहिए था। इसके अलावा इन दोनों व्यक्तियों के नामों में तियान अक्षर था। उनके कुल कितने भयानक थे। उन सभी का सामाजिक स्तर असाधारण था और उनसे एक दिन तियानची स्तर तक पहुंचने की उम्मीद की जाती थी। यू तियानशिंग ज़ुयू के पवित्र प्रांगण का शिष्य है और हो सकता है कि वह वेनरेनयान का मित्र हो, लेकिन यू तियानचेन पता नहीं वह क्यों आया है। यह अजीब है, भीड़ में मौजूद लोगों ने संदेह जताते हुए सोचा। उसी क्षण उन्होंने दुआन ली को एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए देखा। वह दोनों युवकों का अभिवादन करना चाहता था और बोला, युवा गुरु तियानचेन, युवा गुरु तियानशिंग, कृपया मेरे महल में आइए। आपकी उपस्थिति से मेरे इस साधारण से घर में प्रकाश आता है। इतने विनम्र मत बनो दुआन ली। यू तियानशिंग ने उदासीन मुस्कान के साथ जवाब दिया और आगे कहा, वेनरेनयान और मैं भाई हैं। बेशक मैं उसकी शादी में आना नहीं भूलूंगा। इसके अलावा तियानचेन और वेनरेनयान भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाह, वेनरेनयान ने तो दुआन ली को वाकई बहुत प्रतिष्ठा दिला दी है। भीड़ ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि उस समय वेनरेनयान मुनाफा नहीं कमा रही थी, बल्कि मुनाफा दुआन ली को हो रहा था। उस समय डुआन ली की आंखें चमक रही थीं। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें एक प्रतिभाशाली दामाद मिलने वाला था। आइए युवा रईसों, कृपया बैठ जाए। दुआन ली ने आगे आगे चलते हुए अत्यंत विनम्रता से कहा। वे दोनों युवक शिष्ट नहीं थे। उन्होंने तुरंत मंच पर सबसे ऊंचे स्थानों की ओर देखा। पूरे ज़ुयू देश में उनका सम्मान और आदर था। वे देश के अधिपति थे। यू और यू वंश के युवकों में कुलीन वंश का पुत्र था। जाहिर है वे जहां भी होते उनसे अपेक्षा की जाती कि लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक है। उन निकम्मों ने कोई तरक्की नहीं की है। वे अब भी पहले की तरह ही घमंडी हैं। उसी क्षण मंच के नीचे बैठे दर्शकों में लिन फैंग ने उन दोनों युवा रईसों को देखते हुए कहा। उन्हें देखे हुए काफी समय हो गया था। ये दोनों अब भी पहले की तरह ही घमंडी थे। वे उतने शक्तिशाली नहीं थे क्योंकि उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया था और वे सिर्फ अपनी सामाजिक स्थिति पर निर्भर थे और खुद को शक्तिशाली साधक समझते थे। अगर यू और यू कुल के सभी कनिष्ठ ऐसे ही होते तो उनका कुल लुप्त हो जाता और कोई उनके बारे में बात भी नहीं करता। बेशक यू वंश और युए वंश शाही वंश जितने क्रूर नहीं थे, लेकिन वे फिर भी बहुत शक्तिशाली थे। पाखंडी नीच। उसी क्षण लिन फैंग से कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों ने उसकी ये बात सुन ली। लिन फैंग चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर तुरंत उन लोगों को देखा जो उस पर हंस रहे थे। उसे बस एक व्यक्ति दिखाई दिया जो उसकी ओर देख रहा था और ठंडी मुस्कान दे रहा था। वह व्यक्ति लिन फैंग से ज्यादा दूर नहीं था। उस व्यक्ति ने फिर मजाक किया, तुम क्या करने वाले हो? तुम तो बस पीठ पीछे बुराई करने की हिम्मत करते हो। जब सामना होता है तो तुम इतने डर जाते हो कि कुछ कर ही नहीं पाते। लिन फैंग थोड़ा हैरान था। ऐसा लग रहा था कि यू तियानचेन और यू तियानशिंग के अपने अपने प्रशंसक थे। क्या मैं नहीं कर सकता? लिन फैंग ने उदासीनता भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में राजसी भाव था। उसकी आंखों से एक अत्यंत तीव्र तलवार जैसी ऊर्जा निकली और इन लोगों के शरीरों पर जा टकराई, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह इतना असहनीय था कि वे पीछे हटने लगे। एक नज़र ही उनके दिलों की धड़कन तेज करने के लिए काफी थी। बेकार के निकम्मे लोग, लिन फैंग ने उन पर नजर डालते हुए बेपरवाही से कहा। तुरंत बाद उसने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उनके चेहरों पर भयानक भाव आ गए। वे सभी अपमानित महसूस कर रहे थे। उस छोटी सी हरकत ने लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। लिन फैंग के आसपास मौजूद किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया। वे सभी मंच पर मौजूद लोगों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। यू वंश और युए वंश के प्रतिभाशाली साधक उस स्थान पर आए थे। वे मंच पर एकत्रित वीर साधकों के समूह को देख रहे थे। शिवयू के पवित्र प्रांगण में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी वीर और साहसी प्रतीत हो रहा था। भीड़ मौन होकर उनकी प्रशंसा कर रही थी। वे सभी उत्कृष्ट और आकर्षक युवा साधक थे। उन सभी में उच्च कोटि की प्राकृतिक प्रतिभा थी। शिवयू का भविष्य इन्हीं लोगों के हाथों में था। वे शिवयू के सबसे उत्कृष्ट युवा किसान थे। वे देश के भविष्य के स्तंभ बनेंगे। बेशक अधिकांश लोग ऐसा ही सोचते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि ज़ुयू में उससे भी अधिक प्रतिभाशाली लोग थे जो प्रसिद्धि के दायरे में नहीं थे। ये सचमुच अविश्वसनीय और असाधारण प्रतिभाएं ऐसे आयोजनों से घृणा करती थीं। उनका मंच शादी का मंच नहीं था। उनका मंच एक युद्ध क्षेत्र था, सच्ची महिमा का मंच था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मंच पर मौजूद इन तथाकथित युवा प्रतिभाओं से घृणा करते थे। वे ऐसे लोगों से दिल से नफरत करते थे। उदाहरण के लिए लिन फैंग ऐसे लोगों से घृणा करता था। माहौल पहले की तरह ही जीवंत और शोरगुल भरा था। लोग खूब मौज मस्ती कर रहे थे। दूर एक चौड़ी सड़क पर कई आकृतियां इकट्ठा होकर महल की ओर बढ़ रही थीं। इन लोगों ने शिवयू के पूरे इलाके में शादी का प्रचार किया था, ताकि सबको पता चल जाए कि शिवयू के पवित्र प्रांगण का विलक्षण प्रतिभावान बालक वेनरेनयान छोटी राजकुमारी दुआन यू से विवाह करने जा रहा है। मानो दुआन वंश चाहता हो कि सबको ये बात पता चले। इन लोगों के पीछे कई लोग थे जो इस घटना को देखने आए थे। ये सभी वे लोग थे जो देखने के लिए उत्सुक थे। वे शिवयू के पवित्र प्रांगण के प्रतिभाशाली बालक वेनरेनयान का विवाह छोटी राजकुमारी दुआन यू से होते देखना चाहते थे। वे इस घटना को देखने के लिए बेताब थे। माहौल बेहद जीवंत था। इन सभी लोगों ने सुना था कि शिवयू के पवित्र प्रांगण के कई उत्कृष्ट छात्र वहां उपस्थित होंगे। उन्होंने ये भी सुना था कि यू तियानचेन और यू तियानशिंग भी आ रहे हैं, जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा लग रहा था कि समारोह देखने आना वाकई सार्थक होगा। उन्हें ऐसे असाधारण लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। वे यू तियानचेन और यू तियानशिंग को देखकर विशेष रूप से उत्साहित थे। वे असाधारण युवा साधक थे। वे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, शक्तिशाली कुलों के प्रतिभाशाली लोग असाधारण ही थे। हालांकि लोग खुश थे और मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन मुख्य पात्र वेनरेनयान और डुआन यू अभी तक सामने नहीं आए थे। उसी क्षण मंच पर डुआन ली अचानक खड़े हो गए और अपने हाथ उठाकर भीड़ को शांत होने का संकेत दिया। भीड़ ने उनकी बात मानी और अंततः चुप हो गई। वे जानना चाहते थे कि डुआन ली क्या कहना चाहते हैं। डुआन ली ने धीरे से खांसते हुए कहा, आप सभी को अपने महल में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पब फ्यूचर एड्स। वेनरेनयान कभी यूनहाई संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य हुआ करते थे। हालांकि वे बहुत छोटे थे, यूनहाई संप्रदाय का भविष्य उनके हाथों में था, उन्हें संप्रदाय के अगले मुखिया के रूप में
तैयार किया जा रहा था। हालांकि यूनहाई संप्रदाय का विनाश दुवान तियानलांग ने कर दिया, लेकिन उन्होंने वेन रेन्यान को नहीं मारा क्योंकि उन्होंने उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया था। उस समय वेन रेन्यान केवल 17 वर्ष के थे। वे युवा थे और उन्होंने दुवान तियानलांग के प्रस्ताव को ठुकराने का साहस भी किया। वे यूनहाई संप्रदाय के साथ मरना चाहते थे। अंत में दुवान तियानलांग की दयालुता ने वेन रेन्यान का निर्णय बदल दिया और उन्होंने ज़ू युए के पवित्र प्रांगण में शामिल होने के लिए सहमति दे दी। वहाँ वेन रेन्यान एक उत्कृष्ट छात्र बन गए। इसके अलावा अपने कौशल और क्षमता के बल पर उन्हें एक असाधारण प्रतिभा के रूप में माना जाता था और सभी उनका सम्मान करते थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेन रेन्यान की स्वाभाविक प्रतिभा अत्यंत उच्च स्तर की थी। वे असाधारण थे। इन सभी कारणों से मैंने वेन रेन्यान को स्वीकार किया मेरे दामाद के रूप में दुवान यू से विवाह करने के लिए। दुवान ली बेहद गर्व से भरे लहजे में वेन रेन्यान का परिचय देते हुए उसे एक आदर्श युवक के रूप में वर्णित किया। उसमें असाधारण प्रतिभा थी। वह दयालु और उत्कृष्ट व्यक्तित्व का धनी था। उसने इस कहानी को इस तरह से सजाया संवारा क्योंकि वेन रेन्यान उसका दामाद बनने वाला था और वे जल्द ही प्रतिष्ठा के भागीदार बनेंगे। भीड़ में तरह तरह की बातें और कानाफूसी फैल रही थी। कितना शक्तिशाली! वह यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। वह यूनहाई संप्रदाय का कुलपति भी बन सकता था। दुर्भाग्य से यूनहाई संप्रदाय नष्ट हो गया, लेकिन वह जहां भी रहा उसे हमेशा एक प्रतिभाशाली माना जाता था। दुवान तियानलांग ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे बख्श दिया। वेन रेन्यान, जैसा कि उम्मीद थी, सचमुच एक प्रतिभाशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह रक्त आत्मा वाली दुवान यू से विवाह कर सका। लेकिन कुछ लोगों को शक भी था क्योंकि वे जानते थे कि लिन फैंग, जो पिछले 6 महीनों से शाही शहर में नहीं आया था, वह भी यूनहाई संप्रदाय का शिष्य हुआ करता था। क्या वेन रेन्यान सचमुच यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था? लिन फैंग की आंखों में व्यंग्य का भाव आ गया। वेन रेन्यान सबसे प्रतिभाशाली शिष्य। सबसे हास्यास्पद बात तब थी जब उसने घोषणा की कि वेन रेन्यान ने दुआन तियानलैन को अस्वीकार कर दिया और उसे एक दयालु व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। दुवान ली ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वेन रेन्यान को आदर्श दामाद बताने में जरा भी संकोच नहीं किया। वह न केवल अपनी बेटी की प्रतिष्ठा को बचाना चाहता था बल्कि स्वयं भी कुछ सम्मान हासिल करना चाहता था। एक और हास्यास्पद बात यह थी कि कितने लोग वास्तव में इन बेतुकी बातों के झांसे में आ गए थे और उन पर विश्वास कर लिया था। कई लोग वेन रेन्यान की प्रशंसा कर रहे थे मानो वे उनकी पूजा करते हों। ठीक है, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलिए दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, दुवान ली ने मुस्कुराते हुए कहा और तुरंत धीरे से बैठ गया। उसी क्षण महल में अचानक एक तेज रोशनी की किरण दिखाई दी। ये बेहद खूबसूरत थी। कुछ ही पल में वह रोशनी की किरण एक विशाल और चमकदार प्रकाश में बदल गई जिसने पूरे वातावरण को घेर लिया। लोगों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। उन्हें आकाश में केवल 5 चमकदार रोशनी दिखाई दी। उस क्षण उस अनंत प्रकाश के नीचे कुछ धीरे धीरे नीचे उतरा। भीड़ अचंभित रह गई। कुछ नीचे उतर रहा था, लेकिन वह 2 आकृतियों का समूह था। उन्होंने केवल एक सुंदर युवक को देखा जो अपनी बाहों में एक खूबसूरत महिला को उठाए हुए था। उनके दोनों शरीर धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर रहे थे और अंत में वे चकाचौंध भरे अंदाज में मंच पर उतरे। रोशनी की तीव्रता भी कम हो गई, जिससे भीड़ के सामने दोनों आकृतियों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। एक हीरो और एक खूबसूरत महिला, क्या गजब का मेल है। कई लोगों ने ऐसा सोचा मानो वे इस जोड़े की पूजा कर रहे हों। वेन रेन्यान एक नायक की तरह शानदार और तेजस्वी दिख रहे थे, स्वाभाविक और बेरोक-टोक, वहीं दुआन यू खूबसूरत और अनमोल लग रही थीं। वे एक दूसरे के पूरक थे। पब फ्यूचर एड्स। लिन फैंग भी उन्हें देख रहा था। वह 2 साल पहले के वेन रेन्यान के बारे में सोच रहा था। उस समय वेन रेन्यान अधिक परिपक्व लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहद ताकतवर हो गया है, जिससे वह अभिमानी और घमंडी प्रतीत होता था। दुवान यू की बात करें तो वह पहले से भी कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थी। वह पहले की तरह बचकानी नहीं लग रही थी, बल्कि कहीं अधिक परिपक्व दिख रही थी। ऐसी महिलाएं मिलना दुर्लभ था। दुर्भाग्यवश उसने सही व्यक्ति से विवाह नहीं किया था। लिन फैंग वहां मौजूद था और इसी वजह से वेन रेन्यान की मृत्यु निश्चित थी। वेन रेन, तुमने मेरी बात सुन ली है, तुम्हें भी भीड़ को कुछ शब्द कहने चाहिए। दुआन ली ने वेन रेन्यान की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वेन रेन्यान ने हल्के से सिर हिलाया, तुरंत भीड़ की ओर मुड़ा और बोला, मैं वेन रेन्यान यूनहाई संप्रदाय में साधना करता था। मैं वहां का सर्वोपरि प्रतिभाशाली बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे ससुर ने कहा था। मुझे यूनहाई संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था और मैं कुलपति बनने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्य से जीवन क्षणभंगुर है और यह केवल एक सपना ही रह गया। यूनहाई संप्रदाय का नाश हो गया और परिस्थितियों के एक विचित्र संयोग के परिणामस्वरूप मैं ज़ू युए के पवित्र प्रांगण का छात्र बन गया जहां सभी मेरा सम्मान करते हैं। मैं वेन रेन्यान साधना के मार्ग पर हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूँ। मैं निरंतर सुधार की तलाश में रहता हूँ। इसके अलावा अब दुवान यू से विवाह करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, उसका प्यार करना चाहता हूँ और कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। मेरी खूबियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ससुर जी पहले ही बता चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सबके सामने स्पष्ट है। आज आप सबने देखा कि मैं दुवान यू को अपनी बाहों में कैसे उठाऊंगा। वेन रेन्यान के ये शब्द उसके दिल से निकले थे, जिन्हें सुनकर भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। वेन रेन्यान एक अच्छा विकल्प था। उसमें स्वाभाविक प्रतिभा थी और वह बहुत विनम्र था। वह निश्चित रूप से औसत से ऊपर था। वह दुवान यू के लिए बिल्कुल सही साथी था। ठीक है, दुवान ली ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। वेन रेन्यान कितनी महान और प्रतिभाशाली हैं, इस बारे में बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। दोनों मिलकर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। सचमुच वेन रेन्यान असाधारण हैं, वे एक प्रतिभाशाली हैं। उनका भविष्य अनंत अवसरों से भरा है। भीड़ में कई लोग वेन रेन्यान की प्रशंसा कर रहे थे। बहुत कम लोगों को वेन रेन्यान से मिलने का मौका मिला था। वह वाकई अद्भुत थे। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना निर्लज्ज व्यक्ति देखा है। यह इतना घृणित है कि मुझे उल्टी आने लगती है। जिस क्षण सभी लोग वेन रेन्यान की प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय एक विरोधाभासी आवाज हवा में फैल गई, जिससे अचानक सभी की आवाजों की तीव्रता कम हो गई। इसके तुरंत बाद सभी ने बोलना बंद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि किसी ने वेन रेन्यान को उसकी शादी के दिन अपमानित करने की हिम्मत की।
इसके अलावा उस समय मंच पर मौजूद हर व्यक्ति का सामाजिक स्तर ऊंचा था। क्या तब भी ऐसे लोग थे जो मंच पर मौजूद सभी लोगों का अपमान करने की हिम्मत करते थे? लोग लगातार इधर उधर सिर घुमाकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसने ये कहा था। तभी भीड़ ने एक साय को भीड़ से निकलते हुए देखा और फिर वह धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। उस आकृति ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, वे देखने में भव्य तो नहीं थे लेकिन साफ सुथरे थे। उस व्यक्ति के बाल भी लंबे थे, वह देखने में नाजुक लगता था, अहंकारी नहीं बल्कि स्वाभाविक और बेरोक-टोक था। ऐसा लगता था मानो उस व्यक्ति की असहनीय महानता के कारण उसके पैरों तले जमीन फट जाएगी। जब दर्शकों ने मंच पर लिन फैंग को देखा तो वे अचंभित रह गए। ये कौन है? कितनी गुस्ताखी! हैरानी की बात है कि यहाँ कोई इतना आक्रामक व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भीड़ में मौजूद कई लोगों ने सोचा, ये वेन रेनयान और डुआन यू की शादी थी। डुआन ली ऐसे व्यवहार को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति मरना चाहता हो? कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लिन फैंग को पहले ही देखा था, इसलिए जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें एक परिचित सा एहसास हुआ। लापरवाह और अपरंपरागत, एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के लोगों से नफरत करता था। लेकिन चूंकि वे सभी लिन फैंग की पीठ की ओर मुंह किए हुए थे, साथ ही इस तथ्य के कारण कि उसने 6 महीनों से खुद को प्रकट नहीं किया था, कई लोगों ने नहीं सोचा कि यह लिन फैंग हो सकता है। हालांकि भीड़ उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन लिन फैंग के सामने खड़े लोग उसे साफ साफ देख सकते थे। डुआन ली, वेन रेनयान, डुआन यू, यू तियानचेन, यू तियानजिंग और बाकी सभी लोग लिन फैंग को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उन सभी को एक अजीब और परिचित सा एहसास हुआ। जिस व्यक्ति से वे घोर घृणा करते थे वह उनके सामने प्रकट हो गया था। वेन रेनयान लिन फैंग को देखकर बेहद परेशान हो गया, जिससे उसकी मुलाकात इतने लंबे समय बाद हुई थी। वह कांपने भी लगा। अतीत में वह खुद को यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य मानता था, यहाँ तक कि उसे लगता था कि वह तुफू, यहाँ तक कि लिंगहू और हेशान को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन लिन फैंग के प्रकट होने और उसे अपमानित करने से उसका घमंड चूर चूर हो गया था। उस समय लिन फैंग अभी युवा था, लोग उसे निकम्मा कहते थे, लेकिन उसने सबके सामने वेन रेनयान को हरा दिया था, जिससे उसकी किंवदंती का जन्म हुआ। उसकी गौरवशाली प्रतिभा गायब हो गई थी, इसलिए उसने गद्दार बनकर दुआन तियानलान का साथ देने का फैसला किया। वह लिन फैंग से दिल से नफरत करता था, क्योंकि यूनहाई संप्रदाय के सभी शक्तिशाली साधकों में से यूनहाई संप्रदाय ने लिन फैंग के लिए मरने का फैसला किया था, न कि उसके लिए। उन्होंने लिन फैंग को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उस दुखद घटना ने साबित कर दिया कि लिन फैंग को अनमोल समझा जाता था, इसलिए अंत में सारा यश उसी को मिल रहा था। जिस समय लिन फैंग यूनहाई संप्रदाय के लिए आशा की किरण बन गया और लोग उसे नायक मानने लगे, उसी समय वेन रेनयान पहले ही गद्दार बन चुका था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे गद्दार समझें, इसीलिए शादी के मंच पर वह खुद को परिपूर्ण बता रहा था। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह गद्दार कहलाना नहीं चाहता था। इसके अलावा वह लिन फैंग से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करना चाहता था। उसने सुना था कि लिन फैंग ने 6 महीने पहले ही 7वीं लिंगची परत को पार कर लिया था, एक शहर में आग लगा दी थी और राजकुमारी को बचाने के लिए दूसरे देश में चला गया था। लिन फैंग के बारे में सब कुछ असाधारण और भव्य था। बहुत से लोग लिन फैंग के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन वेन रेनयान केवल ज़ुयू के पवित्र प्रांगण में चुपचाप साधना करता रहा, और वहां भी वह लगातार लिन फैंग की असाधारण कहानियां सुनता रहता था। ऐसा लगता था मानो लिन फैंग को देवताओं का संरक्षण प्राप्त हो। अगर लिन फैंग कहीं होता तो वेन रेनयान के लिए वहां कोई जगह नहीं होती। उसने वेन रेनयान को महत्वहीन बना दिया था। युद्ध का वह देवता फिर प्रकट हो गया था। वेन रेनयान ही अकेली नहीं थी जिनके विचार बिजली की गति से चल रहे थे, यू तियानचेन और यू तियानजिंग भी चकित थे। लिन फैंग एक बार फिर उनके सामने प्रकट हो रहा था। इन दोनों लोगों के मन में लिन फैंग के प्रति जो नफरत थी उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिन फैंग ने युए तियानचेन को कई बार अपमानित किया था और दुवानशिन युए के साथ उसके रिश्ते में बाधा डाली थी। अब फ्यूचर एड्स, दुवानशिन ये के दिल में सिर्फ लिन फैंग ही थी, उसे युए तियानचेन में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे बेहद गुस्सा और शर्मिंदगी इस बात से थी कि युए वंश का युवा स्वामी होने के बावजूद वह लिन फैंग से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। यू तियानशिन की लिन फैंग के प्रति नफरत और भी बढ़ गई। वह भूला नहीं था कि लिन फैंग ने उसे पीटा था, यह भी उसके सबसे बुरे सपनों में से एक था। युकुल के एक युवा स्वामी को सबके सामने लिन फैंग ने बुरी तरह पीटा था। भला वह इस अपमान को कैसे माफ कर सकता था? लिन फैंग को देखकर लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इसके अलावा मंच के नीचे मौजूद भीड़ को अभी भी केवल लिन फैंग की पीठ ही दिखाई दे रही थी, लेकिन वे मंच पर मौजूद लोगों के चेहरे के हाव भाव देख सकते थे। उन्होंने भयानक सन्नाटे को भी महसूस किया। उनकी आंखें सिकुड़ने लगीं। वह कौन था? उस व्यक्ति ने वेन रेनयान को आश्चर्यजनक रूप से अपमानित किया था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। कोई भी उस युवक पर हमला करके उसे मंच से नीचे नहीं फेंक रहा था। मंच पर मौजूद लोग बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, वे सभी चुपचाप खड़े थे। ये तुम हो? दुवान यू ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। वह उस सुंदर युवक को अच्छी तरह जानती थी। जब वह लिन फैंग को थप्पड़ मारना चाहती थी तब लिन फैंग ने बेरहमी से उसे ही थप्पड़ मार दिया था। मैं हूँ, लिन फैंग ने बेपरवाही से कहा। उसने वेन रेनयान की ओर देखते हुए कहा, वेन रेनयान, हम इतने लंबे समय से नहीं मिले। तुम्हारा घमंड तो अभी भी बरकरार है, बल्कि तुम पहले से भी ज्यादा बेशर्म हो गई हो। आज तुमने जो कहा उससे मैं सचमुच अवाक रह गया। लिन फैंग स्पष्ट रूप से वेन रेनयान का मजाक उड़ा रहा था, जिससे धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव और भी भयावह होते गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? तुम खुद को वेन रेन समझते क्या हो? तुम्हारे जैसे बेवकूफ को यहाँ आकर इस तरह बोलने की इजाजत कब से मिल गई? उसी क्षण मंच की ओर देख रहे किसी व्यक्ति ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। वह व्यक्ति शिवयू के पवित्र प्रांगण का एक छात्र था। वह कमजोर नहीं था और पहले ही 5वें लिंगची स्तर को पार कर चुका था। शिवयू के पवित्र प्रांगण में शामिल होने के बाद वह वेन रेनयान का मित्र बन गया था और उसने उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया था। उसी क्षण अचानक एक युवक ने वेन रेनयान को अपमानित करने की हिम्मत की। वह युवक मरना चाहता था। वह व्यक्ति तुरंत लिन फैंग की ओर दौड़ने लगा। उसकी ऊर्जा बहुत तीव्र और सघन थी, मानो वह लिन फैंग को उसके अपराध के लिए दंडित करना चाहता हो। वेन रेनयान की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने उस व्यक्ति को रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। वह उस व्यक्ति का उपयोग करके लिन फैंग के साधना स्तर का पता लगा सकता था।
देखना चाहता हूं कि उस मूर्ख की साधना का स्तर क्या है जो मेरे भाई वेन रेन यान का अपमान करने की हिम्मत करता है। उस व्यक्ति ने बर्फीली ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। तुरंत ही उसकी मुट्ठी पूरी गति से लिन फैंग की ओर बढ़ी। इससे एक तेज हवा चली जिसने वातावरण को हिला दिया और लिन फैंग के कपड़े फड़फड़ाने लगे। हालांकि उसी क्षण लिन फैंग के होठों के कोने पर एक ठंडी और उदासीन मुस्कान आ गई। कितना अफसोस की बात है कि इस व्यक्ति की मृत्यु इतनी दुखद परिस्थितियों में हुई। वातावरण में एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा का उद्भव हुआ। ये भयावह थी। वह तलवार ऊर्जा दूर दूर तक फैली हर चीज को घेरे हुए थी। उस क्षण लिन फैंग ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी चीज को भेद सकता हो। लिन फैंग की ओर दौड़ रहे व्यक्ति का दिल अचानक फड़क उठा। हैरानी की बात यह थी कि उसका हमला भी रुक गया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से हिचकिचा रहा था। तलवार की उस ऊर्जा के बीच खड़े होकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वह तूफान के दौरान विशाल सागर में तैरती एक छोटी कागज की नाव हो। वह उस ऊर्जा की शक्ति से इधर उधर फेंके जाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। पब फ्यूचर एड्स, कितना भयानक। उस व्यक्ति का दिल जोर से धड़क रहा था। वह पीछे हटने लगा और लिन फैंग पर हमला नहीं किया। उसने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। वह ऐसे व्यक्ति को उकसा नहीं सकता था जिसके पास इतनी भयानक तलवार शक्ति हो। बहुत देर हो चुकी है, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग ने अपनी उंगली उठाई और तुरंत साधक के हाथ की ओर इशारा किया। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। उसे अपनी मुट्ठी पीछे खींचने का भी समय नहीं मिला था कि उसका हाथ उसके बाकी हाथ से साफ साफ कट गया था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। लिन फैंग की उंगली ने बांह की आंतरिक रक्तवाहिकाओं को भी नष्ट कर दिया था। उसकी तलवार की ऊर्जा से भारी क्षति हो रही थी। उसकी भयानक चीख अचानक रुक गई क्योंकि उसी क्षण लिन फैंग की उंगली उसके गले पर दब गई। अगर लिन फैंग अपनी उंगली को जरा सा भी हिलाता तो वह व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठता। साधक मानो दर्द भूल गया हो। वह लिन फैंग को टकटकी लगाकर देख रहा था और उसने देखा कि लिन फैंग की आंखों में दया भाव भरा हुआ है। लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम वेन रेन यान की रक्षा करना चाहते थे लेकिन वेन रेन यान ने तुम्हें मरने दिया। कितना दुखद है। लिन फैंग की यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। क्या वेन रेन यान उसे मरने दे रही थी? जब उसने इस बारे में सोचा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरअसल चूंकि लिन फैंग वेन रेन यान के लिए आया था, इसका मतलब यह था कि वेन रेन यान उसे जानता था, लेकिन अपने साथी शिष्य को लिन फैंग की ताकत के बारे में चेतावनी नहीं दे रहा था। उसने लिन फैंग को अपनी ताकत परखने के लिए उस पर हमला करने दिया। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सचमुच कितना दयनीय है। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और दूर खड़े दुवानली की ओर देखा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, दुवानली, क्या ये वही आदर्श युवक है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? कोई वेन रेन यान के लिए लड़ रहा है लेकिन वेन रेन यान बस देखता रहता है जब वह उसकी रक्षा करते हुए मारा जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, वह सचमुच दुर्लभ और असाधारण है। लिन फैंग की बातों से दुवानली के होंठ फड़कने लगे और तुरंत बाद लिन फैंग ने मुड़कर वेन रेन यान की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह जोर से हंसना चाहता हो। वेन रेन यान, मैं देख सकता हूं कि तुमने अपने जैसे ही बेशर्म ससुर को पा लिया है। तुम्हें सबके सामने शान दिखाना पसंद है। मैं तुम्हारी इस अदा की तारीफ करता हूं कि तुम खुद की तारीफ करते हो और सच को तोड़ मरोड़ कर उसे शानदार दिखाने की कोशिश करते हो। वेन रेन यान, क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ुयू का पवित्र प्रांगण बेशर्मी से पेश आने के तरीके से खाता हो? ओह, तुम्हें झूठ बोलना पसंद है, वेन रेन यान ने ठंडे लहजे में कहा। झूठ? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और आगे बोला, वेन रेन यान, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम यूनहाई संप्रदाय के मेरे साथी शिष्य हो, फिर भी तुमने ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। संप्रदाय की प्रतियोगिता के दौरान हुई हमारी लड़ाई तुम भूले नहीं होगे। तुमने उसे मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया। तुमने उसे यह नहीं बताया कि मुझसे लड़ने आने का मतलब उसकी मौत होगी। लिन फैंग, भला वह मुझे कैसे हरा सकता था? जब भीड़ ने लिन फैंग का नाम सुना तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लिन फैंग, वह आक्रामक युवक लिन फैंग है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने ऐसा व्यवहार किया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये लोग चुप रहे। ये है लिन फैंग। लिन फैंग वापस आ गया है। मंच पर उस आकृति को देखकर भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। सचमुच, अगर वह व्यक्ति वाकई लिन फैंग था तो वेन रेन यान को पता होना चाहिए था कि जो व्यक्ति उसकी रक्षा करना चाहता था उसे एक भी चोट लगने का कोई चांस नहीं था। लेकिन वेन रेन यान ने उसे जरा भी चेतावनी नहीं दी। वह चुप रहा। ये कितना नेक और दयालु काम था। इतनी बड़ी भीड़ के सामने इस तरह का व्यवहार करके हर कोई देख सकता था कि वह न केवल एक बुरा व्यक्ति था बल्कि उसके व्यवहार को घृणित भी कहा जा सकता है। दुआनली और वेन रेन यान के झूठ बेनकाब हो रहे थे। लिन फैंग से अभी अभी झगड़ा करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक भयंकर भाव उभर आया। उसकी आंखों में आक्रोश और क्रोध भरा हुआ था। वेन रेन यान सचमुच बेशर्म था। उसने निर्दयतापूर्वक उसे लिन फैंग से लड़ने के लिए उकसाया था। लिन फैंग, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह एक गलतफहमी है, लिन फैंग पर हमला करने वाले व्यक्ति ने कहा। लिन फैंग ने उस व्यक्ति की ओर उदासीनता से देखा और ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। कितना मजेदार है। अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम्हारी गलतफहमी की वजह से मेरी मौत नहीं हो जाती? लिन फैंग ने मजाक में कहा। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, जब आप कोई कदम उठाते हैं तो उसके परिणामों के बारे में सोचना जरूरी होता है। लिन फैंग के बोलते ही तलवार की ऊर्जा तुरंत उसके वार्ताकार के गले में जा लगी। भीड़ अचंभित रह गई। उसकी मौत हो गई। लिन फैंग ने उस पर जरा भी दया दिखाए बिना उसे मार डाला। उस व्यक्ति की आंखें, भले ही उसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी, फिर भी इतनी खुली हुई थी मानो उसे मृत्यु में भी कभी शांति नहीं मिलेगी। लिन फैंग की नजरें बगल में टिकी थीं। वह एकदम शांत और गंभीर दिख रहा था। क्या ये कोई गलतफहमी थी? उस क्रूर और निर्दयी दुनिया में इतनी सारी गलतफहमियां कैसे हो सकती हैं? उस दुनिया में अगर कोई कमजोर है तो एक गलतफहमी मौत का कारण बन सकती है। चाहे गलतफहमी हो या ना हो, दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वह वेन रेन यान को खुश करने के लिए किसी की हत्या करने की योजना बना रहा था। इस तरह के लोगों को मारते समय लिन फैंग को दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। लिन फैंग ने वेन रेन यान की ओर मुड़कर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य, लिन फैंग ने कहा। हालांकि वह बहुत जोर से नहीं बोल रहा था, फिर भी लोग उसकी बात स्पष्ट रूप से सुन सकते थे।
लिनफेंग की बात सुनकर वेन रेन यान अचानक परेशान हो गया। कुछ देर पहले ही दुवान ली ने कहा था कि वेन रेन यान यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है और उसे नया कुलपति बनाने की अनौपचारिक योजना बन चुकी है। इसके बाद वेन रेन यान ने दुवान ली की बात को सच मान लिया था। लेकिन उसी क्षण यूनहाई संप्रदाय का ही एक शिष्य लिनफेंग उसके सामने खड़ा था। यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य कौन था? तुम यूनहाई संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो। मैं भी यूनहाई संप्रदाय का शिष्य हूँ। क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? तुम्हारा क्या विचार है? लिनफेंग ने वेन रेन यान को चुप देखकर कहा। लिनफेंग का स्वर ठंडा और उदासीन था। लिनफेंग के शब्दों से वेन रेन यान और भी चिढ़ गई। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा मंच के नीचे मौजूद भीड़ में सभी लोगों के चेहरे के भाव अजीब थे। क्या वेन रेन यान सचमुच यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था? उस समय लिनफेंग उसे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था। लिनफेंग, चलो अभी के लिए अपने पुराने झगड़ों को भूल जाते हैं और इस मामले को बाद में सुलझा लेंगे। आज मेरी शादी का दिन है, क्या तुम जा सकते हो? वेन रेन यान ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। लिनफेंग आकर सब कुछ बिगाड़ रहा था, ऊपर से वो उसे लगातार शर्मिंदा भी कर रहा था। जाओगे? लिनफेंग ने मजाकिया लहजे में कहा। फिर उसने आगे कहा, तुम यूनहाई संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो, तुम कुलपति बनने वाले थे, तुम बेहद दयालु हो और तुम्हारे अंदर असाधारण प्रतिभा है। तुम परिपूर्ण हो। मैं, लिनफेंग, यूनहाई संप्रदाय का शिष्य हूँ। मैं पहले भी यूनहाई संप्रदाय का शिष्य था और अब भी हूँ। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। वेन रेन यान, अतीत में जब दुवान तियान लांग ने यूनहाई संप्रदाय पर हमला किया था, तब यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वेन रेन यान चुप रहे, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वेन रेन यान, तुमने बिना सोचे समझे अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया। तुम गद्दार हो, लेकिन आज सबके सामने कह रहे हो कि तुम यूनहाई संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे और परिपूर्ण हो। क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यूनहाई संप्रदाय के नष्ट हो जाने के बाद कोई भी तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश नहीं कर पाएगा? बस बहुत हो गया। वेन रेन यान गुस्से से चिल्लाए। लिनफेंग, तुम सचमुच बेशर्म हो जो इस तरह की भड़काऊ बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। चुप हो जाओ। लिनफेंग ने यह सुनकर कहा कि वेन रेन यान ने उस पर चिल्लाने की हिम्मत की है। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और एक घातक ऊर्जा छोड़ी जिससे वेन रेन यान का चेहरा पीला पड़ गया। वह जितनी तेजी से हो सकता था पीछे की ओर भागा। उसके चेहरे के भाव भयानक थे। एक निकम्मा इंसान जो खुद को जीनियस समझता है और वो मुझे उकसाने की हिम्मत भी करता है। वेन रेन यान, क्या अब भी तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत बची है? लिनफेंग ने मुस्कुराना बंद कर दिया और कहा, वेन रेन यान, तुम एक बेशर्म गद्दार हो और उससे भी बड़ी बात, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत करते हो। बस बहुत हो गया, दुवान ली ने उठते हुए कहा। फिर उसने लिनफेंग को ठंडे और उदासीन भाव से देखा और कहा, लिनफेंग, यहाँ से चले जाओ। चुप रहो। लिनफेंग गुस्से से चिल्लाया। रास्ता भटक गए। कितनी हास्यास्पद बात है। कुछ देर पहले क्या तुम दूल्हे के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी? क्या तुम यह नहीं कह रही थी कि वह यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हुआ करता था? क्या तुम यह नहीं कह रही थी कि वह एकदम परिपूर्ण था? अब तुम्हें किस बात का डर है? मुझे जाते देखने के लिए तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम्हें असल में क्या चाहिए? दुवान ली ने पूछा, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। लिनफेंग बेहद घृणित था। दुवान ली उसे देखते ही मार डालना चाहता था। यह उनकी बेटी की शादी थी और लिनफेंग ने इसे बर्बाद करने की हिम्मत की। मैं क्या चाहता हूँ? लिनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने बेपरवाही से कहा, दुवान ली, भले ही अतीत में दुवान यू और मेरे बीच कुछ तनाव रहा हो, मैंने उसकी गलती के लिए उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन तुमने मुझे भगाने के लिए कोई सेना नहीं भेजी। मैं, लिनफेंग, तुम्हें और दुवान यू को उकसाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता। दुर्भाग्य से तुमने वेन रेन यान को अपनी बेटी का पति चुना, लेकिन आज मैं उसे हिसाब बराबर करने आया हूँ। तुम जो भी फैसला करो, सोच समझ कर ही निर्णय लो। भीड़ थोड़ी कांप रही थी। लिनफेंग दुआन ली को धमकी दे रहा था। वे लिनफेंग का मतलब भली भांति समझ गए थे। वह वेन रेन यान से हिसाब बराबर करने आया था। वह डुआन ली को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अगर उसने दखल देने का फैसला किया तो उसे परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना होगा। लिनफेंग, शाही परिवार से संबंधित एक कुलीन व्यक्ति, डुआन ली को धमकी दे रहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। डुआन ली को भली भांति समझ आ गया था कि लिनफेंग उसे धमकी दे रहा है। उसके चेहरे के भाव बेहद विकृत थे। धिक्कार है उस कमीने पर। आज उसकी बेटी की शादी थी। असंख्य धनी और कुलीन साधक वहां एकत्रित हुए थे, यहाँ तक कि यूए वंश और यू वंश के कुछ लोग भी आए थे। ऐसे में लिनफेंग उसे धमकी देने की हिम्मत कैसे कर रहा है? लिनफेंग सिर ऊंचा करके शान से खड़ा था। वह मंच पर अकेला था और उसके सामने कई अत्यंत शक्तिशाली साधक मौजूद थे। लिनफेंग बेहद आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो ये लोग कोई खास ही न हो। दुवान ली ही अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गुस्से में दिख रहा था। हर एक धनी और कुलीन व्यक्ति ठंडी मुस्कान लिए खड़ा था, खासकर युवा पुरुष। शिवयुए के पवित्र प्रांगण के कुछ छात्रों ने लिनफेंग को अपने एक साथी शिष्य की हत्या करते देखा था। वह बेहद आक्रामक था और उन्हें लगातार अपमानित करता रहता था, जिसके कारण वे सभी लिनफेंग से घृणा करने लगे थे। इसके अलावा यू तियानचेन और यू तियानशिंग भी लिनफेंग को घूर रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। वह आदमी बेहद आक्रामक था। लिनफेंग, भले ही तुम मार्क्विस बन गए हो, यहाँ तुमसे कहीं अधिक ऊंचे सामाजिक दर्जे के लोग हैं। दुवान ली शाही खानदान से है। क्या तुम्हें लगता है कि मार्क्विस होने के नाते तुम दैवीय और मानवीय नियमों का उल्लंघन कर सकते हो? यू तियानशिंग ने लिनफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में घृणा भरी थी। वह पिछली बेइज्जती को भूला नहीं था। वह उसके सबसे बुरे सपनों में भी उसे सता रही थी। लिनफेंग ने अपना सिर उठाया और यू तियानशिंग की ओर उदासीनता से देखा। लिनफेंग शांत और गंभीर दिख रहा था और अचानक वह मुस्कुराने लगा, मानो वह फिर से कोई मजाक करना चाहता हो। ठीक है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हो? लिनफेंग ने उदासीनता से कहा, जिससे यू तियानशिंग दम स्तब्ध रह गया। लिनफेंग असहनीय था, तो क्या हुआ? यू तियानशिंग उसे रोकने के लिए क्या करना चाहता था? बेहद अहंकारी, एकदम अहंकारी। लिनफेंग को इन लोगों को सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सब उसके दुश्मन थे। सब उससे नफरत करते थे और उसे तुच्छ समझते थे, तो क्या हुआ?
सब कुछ लिन फैंग की योजना के अनुसार ही होगा। मंच के निचले हिस्से में भीड़ विस्मय से हौंफ रही थी। उनके सीने में अचानक उत्साह उमड़ रहा था। वे कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे कि लिन फैंग होना कैसा लगता होगा, इन सभी बेहद अभिमानी धनी और कुलीन साधकों को देखना और उन्हें अपमानित करना, उन्हें नीचा दिखाना। वे किसी से यह पूछने का भाव महसूस करना चाहते थे, आप इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि उम्मीद थी, जब यू तियानशिंग ने लिन फैंग की बात सुनी तो वह तुरंत बेहद उदास और भयभीत हो गया। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो कमीना, कितना घिनौना कमीना। उसे लिन फैंग को जवाब देना नहीं आता था। वो लिन फैंग से मुकाबला नहीं कर सकता था तो क्या कर सकता था। उसे बस लिन फैंग के लिए अपनी नफरत याद आ रही थी, जो उसके दिल में गहराई से बस गई थी। तुम बिल्कुल निकम्मे हो। भले ही तुम एक प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखते हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। तुम किसी काम के नहीं हो, लिन फैंग ने कहा। वह यू तियानशिंग को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। लिन फैंग की आवाज़ ठंडी और उदासीन थी, जिससे यू तियानशिंग का चेहरा और भी बिगड़ता जा रहा था। लिन फैंग को लगा कि यू तियानशिंग किसी काम का नहीं है और अपने कुल के प्रभाव के अलावा वह कुछ भी नहीं है। यह उसके लिए घोर अपमान था। ये सभी कुलीन और धनी साधक, जो सबसे बड़े कुलों से संबंधित थे, गुस्से से लिन फैंग को घूर रहे थे, लेकिन लिन फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। जब से वह उस स्थान पर आया था, वह उन सभी का सामना करने के लिए तैयार था। लिन फैंग उन अभिमानी साधकों के समूह को व्यंग्य भरी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने कुछ शब्द कहे। उसका लहजा उदासीन था। अगर आप में से कोई मुझसे सहमत नहीं है तो आप सबसे पहले खड़े होकर मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जो जीतेगा वह जी सकेगा, जबकि हारने वाला मर जाएगा। अगर आप में लड़ने का साहस नहीं है तो वहीं खड़े होकर दूर तक देखते रहिए और कोई जल्दबाजी में कदम मत उठाए। लिन फैंग अकेले ही बाकी सबको उकसा रहा था। महल के वातावरण में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस बेफिक्र नौजवान लिन फैंग को टकटकी लगाकर देख रहे थे। लिन फैंग के घमंडी और तिरस्कारपूर्ण शब्द अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, लिन फैंग बिल्कुल अफवाहों जैसा ही था। उसने उन्हें अपने ध्यान देने लायक नहीं समझा। मंच के निचले हिस्से में मौजूद भीड़ में सभी के चेहरे एक समान रूप से भयावह लग रहे थे। लिन फैंग वहां मौजूद सभी को उकसा रहा था और अपमानित कर रहा था, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। भला कौन मौत की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहेगा। कुछ महीने पहले अफवाहें थीं कि लिन फैंग ने लिंगची की 8वीं परत को पार कर लिया है और उसका घमंड बेमिसाल है। उस समय लिन फैंग सिर्फ एक नज़र से ही सबको डरा सकता था। वह अपनी थोड़ी सी ताकत और बल से वेन रेन यान को भी डरा सकता था। लिन फैंग बेहद भयानक था। कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि लिन फैंग ने अपने पिता दुवान तियान लाम के सामने दुवान हान को मारने का साहस दिखाया था। चूंकि लिन फैंग ने ऐसा किया था, इसलिए संभवतः वह वहां किसी को भी मारने में संकोच नहीं करता। वे केवल इतना ही कर सकते थे कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लिन फैंग को मनाने की कोशिश करें। लिन फैंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस तरह के लोगों की बात कर रहे हो? दुवान ली ने बर्फीले स्वर में कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतना आक्रामक होगा। मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर तुम मुझसे असहमत हो तो आकर लड़ सकते हो। अगर चाहो तो सब मिलकर लड़ सकते हो, लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, जिससे दुवान ली की ऊर्जा आसमान छू गई। लिन फैंग को कोई डरा नहीं सकता था। कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता था। वह सचमुच एक पागल आदमी था। हालांकि पूरा दृश्य मनोरंजक था। दुआन ली शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। वहां शिव युए के पवित्र प्रांगण के कई प्रतिभाशाली साधक भी उपस्थित थे। साथ ही यू वंश और युए वंश जैसे अत्यंत शक्तिशाली वंशों के असंख्य कुलीन और धनी साधक भी मौजूद थे। उनका काफी प्रभाव था और आमतौर पर कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उनका सामना लिन फैंग से था, जो अपने सन की कारनामों के लिए मशहूर बेहद आक्रामक नौजवान था। लिन फैंग किसी से नहीं डरता था और किसी को भी, चाहे उनका रुतबा कुछ भी हो, चुनौती देने की हिम्मत रखता था। वह पागल तो था ही, साथ ही मंच पर मौजूद इन सभी प्रतिभाशाली युवा साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली भी था। इसके अलावा दूसरे राजकुमार लिन फैंग को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। ऐसी स्थिति में वे क्या कर सकते थे? तुम असल में क्या चाहते हो? दुआन ली ने उदास चेहरे से पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? लिन फैंग मुस्कुराया और वेन रेन यान की ओर देखते हुए बोला, वेन रेन यान, पुराने दिनों में तुम खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। क्योंकि हम तुमसे सहमत नहीं थे, तुमने मुझे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की। कितनी घमंडी बात है। उसके बाद जीवन और मृत्यु के अखाड़े में जब यूनहाई संप्रदाय तुम्हें अभी भी प्रतिभाशाली मानता था, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से ये तुम्हारी करारी हार थी। फिर तुमने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया और अपनी बेशर्मी का परिचय दिया। तुम यहाँ खड़े होकर ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हो, ये सोचकर कि तुम यूनहाई संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे और परिपूर्ण हो। तुम्हारे अंदर अब नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आज मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं, लिन फैंग, क्या करना चाहता हूँ? लिन फैंग के शब्दों ने वेन रेन यान के दिल को झकझोर दिया। वह लिन फैंग को जानलेवा इरादे से देख रहा था। उसके चेहरे पर निर्मल भाव था। लिन फैंग उसे मारना चाहता था। सचमुच, लिन फैंग उसे जान से मारना चाहता था। उस समय जब वे यूनहाई संप्रदाय में थे, वेन रेन यान लिन फैंग से दिल से नफरत करता था। वह लिन फैंग को मारना चाहता था और लिन फैंग भी उसे मारना चाहता था। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर उन्हें कभी मौका मिलता तो वे उसका पूरा फायदा उठाते। वेन रेन यान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन फैंग दुवान ली की बेटी की शादी में आकर ज़ू यू के पवित्र आंगन के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या करने की हिम्मत करेगा। क्या लिन फैंग सचमुच निडर था? वेन रेन यान लिन फैंग को समझ नहीं पाए। लिन फैंग की शब्दावली में डर शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस समय मंच के निचले हिस्से में मौजूद भीड़ लिन फैंग को कैसे नहीं समझ सकती थी। वेन रेन यान के बारे में उन्होंने अब तक जो भी तारीफें सुनी थी, वे सब झूठी निकली। वह लिन फैंग से डरता था। लिन फैंग का सामना करते समय उसकी गंदी जबान खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कितना घटिया जीनियस। उसे यूनहाई संप्रदाय का असाधारण और दयालु प्रतिभावान शिष्य माना जाता था, जिसमें जनजात प्रतिभा कूट कर भरी थी। ये सब सरासर झूठ था। उन्होंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वेन रेन यान शायद लिन फैंग को टक्कर दे सकता है।
कुछ क्षण पहले डुआनली द्वारा वेन रेनयान का परिचय और वेन रेनयान द्वारा स्वयं का परिचय बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। भीड़ ने सोचा था कि वह बेहद ताकतवर है, कि वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिनफैंग के मंच पर कदम रखते ही डुआनली और वेन रेनयान दो बिल्कुल अलग इंसान बन गए थे। लिनफैंग सच्चाई को उजागर कर रहा था। लिनफैंग के सामने वेन रेनयान कुछ भी नहीं था। वेन रेनयान देख सकता था कि लिनफैंग निडर है और वह वेन रेनयान थोड़ा कमजोर है। यूनहाई संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य के लिए वह बिल्कुल भी साहसी नहीं था। लिनफैंग के सामने वेन रेनयान बहुत छोटी और महत्वहीन थी। उस दिन वेन रेनयान की शादी थी, लेकिन लिनफैंग के आने से सारा माहौल बदल गया। लिनफैंग ही मुख्य किरदार बन गया। लिनफैंग ने अपना सिर घुमाकर डुआन यू की ओर देखा, फिर उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, दफा हो जाओ। डुआन यू का चेहरा पीला पड़ गया, उसे लगभग दौरे पड़ने लगे। लिनफैंग उसे घूर रहा था और उसे वहां से चले जाने के लिए कह रहा था। वह दिन उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होना चाहिए था। सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए था और उसके लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन लिनफैंग वहां था, उसके प्रेमी को नजरअंदाज कर रहा था और उसका अपमान कर रहा था। लगातार हो रहे अपमानों के बावजूद उसका प्रेमी चुप ही रह सका। डुआन यू अपने होंठ चबा रही थी, उसका पीला चेहरा कांप रहा था। फिर उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, ज्यादा घमंड मत करो लिनफैंग, मैंने तुमसे कहा था कि दफा हो जाओ। लिनफैंग ने एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए और भारी मात्रा में घातक ऊर्जा छोड़ते हुए कहा, जिसने वातावरण पर प्रहार किया। ये वातावरण में सीटी बजा रही थी और एक बवंडर का रूप ले लिया था जो डुआन यू के शरीर से टकरा रहा था। कर 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 उद्धरण चिन्ह। उस घातक ऊर्जा के दबाव में डुआन यू के पैर पीछे की ओर फिसल रहे थे। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था, अन्यथा ऐसा लग रहा था कि लिनफैंग सचमुच उसे मार डालेगा। लिनफैंग, तुम हद से ज्यादा घमंडी हो, डुआनली गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने हवा में तेजी से उड़ते हुए घातक ऊर्जा की एक अविश्वसनीय मात्रा छोड़ी जिसने लिनफैंग के शरीर को घेर लिया। डुआनली अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जब लिनफैंग ने उस आकृति को हवा में तेजी से जाते देखा तो वह ठंडे और उदासीन भाव से मुस्कुराया। उसने तलवार की शक्ति छोड़ी जो तुरंत वातावरण में फैल गई। वह हवा में उछला और पलक झपकते ही उसकी मुट्ठी तलवार की तरह हवा को चीरती हुई निकल गई। लिनफैंग अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसके हाथ से एक चकाचौंध भरी तलवार की चमक निकल रही थी। पसिश, तलवार की रोशनी हर चीज को भेद रही थी। पलक झपकते ही डुआनली ने एक भयानक चीख मारी और आगे बढ़ना बंद कर दिया। इसके बजाय वह पागलों की तरह पीछे हट रहा था और दूसरे हाथ से अपनी बांह को कसकर पकड़े हुए था। उसके हाथ से खून बह रहा था, घाव स्पष्ट रूप से गहरा था। लिनफैंग हवा में था, वह तेज और भयंकर दिख रहा था। उसने लगभग डुआनली का हाथ काट दिया था और अगर डुआनली जरा भी धीमा होता तो उसकी मौत हो जाती। कितना ताकतवर! भीड़ में मौजूद लोगों के दिल जोर से धड़क रहे थे। लिनफैंग बेहद ताकतवर था। वह घमंडी और अभिमानी था। अपनी अविश्वसनीय ताकत के दम पर वह आसमान छू सकता था। डुआनली आश्चर्यजनक रूप से लिनफैंग का मुकाबला नहीं कर सका। कुछ क्षण पहले अगर डुआनली ने हमले से खुद को नहीं बचाया होता तो उसकी जान चली जाती। अगली बार मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा और तुम्हारा हाथ काट दूंगा, लिनफैंग ने आकाश से नीचे उतरते हुए ठंडे स्वर में कहा। भीड़ दंग रह गई। अगर डुआनली का हाथ अभी भी सलामत था तो यह इसलिए नहीं था कि उसने समय रहते हमले से खुद को बचा लिया था, बल्कि इसलिए था कि लिनफैंग ने उसे हाथ रखने दिया था। लिनफैंग को लड़ने या मारने से डर नहीं लगता था। कुछ समय तक कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब तक कोई जुबानची स्तर का साधक न हो, कौन लिनफैंग से लड़ने की हिम्मत करेगा। दुर्भाग्यवश डुआनली भी एक कुलीन व्यक्ति था और शाही परिवार से संबंध रखता था, लेकिन वह मात्र एक परदादा परदादी का रिश्तेदार था। वह डुआन तियानलैंग जितना शक्तिशाली नहीं था, न तो शारीरिक बल के मामले में और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में। यद्यपि उसका महल विशाल था, वह शाही शहर के बाहर स्थित था। इसके अलावा वहां जुबान क्यू स्तर का एक भी साधक नहीं था। जुबान क्यू स्तर का कोई साधक डुआनली की रक्षा के लिए उसके पीछे नहीं जाएगा। वह केवल शाही शहर के अधिक शक्तिशाली रईसों का अनुसरण करेगा। उस विशाल महल में केवल एक निडर युवक मौजूद था और उनकी आंखों के सामने जो कुछ घट रहा था वह बिल्कुल पागलपन भरा था। लिनफैंग को भीड़ की परवाह नहीं थी। उसने घातक ऊर्जा छोड़ते हुए वेन रेनयान की ओर देखा और ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, आज मैं यूनहाई संप्रदाय की ओर से यहाँ खड़ा हूँ। वेन रेनयान, तुम्हें गद्दार होने के कारण दंडित किया जाएगा। वेन रेनयान, आज तुम्हारी मौत पक्की है, लिनफैंग ने कहा। भीड़ अचंभित रह गई। लिनफैंग वेन रेनयान को जान से मारना चाहता था। वेन रेनयान मरने ही वाली थी। वेन रेनयान के चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं। तुरंत बाद उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यूनहाई संप्रदाय की ओर से खड़े होकर गद्दार को मारना हास्यास्पद। यूनहाई संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने का तुम्हें किसने अधिकार दिया? मुझे यह अधिकार किसने दिया? लिनफैंग हंसा। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली पर पहनी अंगूठी दिखाए। वह बेहद चमकदार थी। जब वेन रेनयान ने अंगूठी देखी तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। कुलपति नानगोंगलिंग ने अपनी अंतिम लड़ाई में जाने से पहले मुझे वह अंगूठी दी थी। मैं यूनहाई संप्रदाय का कुलपति काफी समय से हूँ। भले ही यह संप्रदाय नष्ट हो गया हो, फिर भी एक व्यक्ति बचा है, मैं। पहले की तरह यूनहाई संप्रदाय का अब भी एक कुलपति है, मैं, लिनफैंग। लिनफैंग धीरे धीरे बोल रहा था। उसने वेन रेनयान की ओर देखा और आगे कहा, वेन रेनयान, तुम क्या सोचती हो? क्या मुझे तुम्हारे जैसे गद्दार को मारने का अधिकार है? एक गद्दार जिसने यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया। भीड़ लिनफैंग को हैरानी से घूर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि लिनफैंग यूनहाई संप्रदाय के कुलपति थे। ये तो हास्यास्पद है। डुआनली और वेन रेनयान ने आश्चर्यजनक रूप से घोषणा कर दी थी कि वेन रेनयान को अनौपचारिक रूप से यूनहाई संप्रदाय का नया कुलपति घोषित कर दिया गया है, जबकि वास्तव में कुलपति लिनफैंग थे। असल में कुलपति तो हमेशा से लिनफैंग ही थे। यूनहाई संप्रदाय का विनाश नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी एक कुलपति मौजूद थे। ये भी कहा जा सकता है कि डुआन तियानलैंग के प्रति लिनफैंग की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वेन रेनयान कांप रही थी? क्या सच में यूनहाई संप्रदाय का भविष्य अभी भी लिनफैंग के हाथों में है?
तो बात यह है, यूनहाई संप्रदाय को लिनफेंग पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उसे कुलपति बना दिया। वेन रेन यान हास्यास्पद था, एक महत्वहीन लेकिन काफी मजबूत शिष्य, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत हो गया बकवास, हम बहुत बातें कर चुके हैं। अब मैं, लिनफेंग, यूनहाई संप्रदाय का मुखिया, यूनहाई संप्रदाय के गद्दार को मार डालूंगा। लिनफेंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। उसने घातक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा छोड़ी और फिर अपना हाथ उठाया। उसका शरीर घातक ऊर्जा के बवंडर से घिर गया। क्या तुम हिम्मत करोगे? रुकना! डुआन ली और डुआन यू ने एक ही समय पर जोर से चिल्लाया, जिससे लोग हैरानी से उन्हें घूरने लगे। हालांकि सबसे ज्यादा घबराया हुआ दिल वेन रेन यान का था। लिनफेंग सचमुच उसे जान से मारना चाहता था और कोई उसे रोक नहीं सकता था। कोई भी उसकी तरफ से लिनफेंग को नाराज नहीं करना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि जानलेवा ठंड उसकी हड्डियों तक चुभ रही है। उसका दिल ठंड से भर गया था और वह डर से कांप रहा था। मर जा! घातक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई और आकाश की ओर उड़ गई। कोई भी लिनफेंग का इरादा नहीं बदल सका। कोई भी लिनफेंग को वेन रेन यान को मारने से नहीं रोक सका। उसकी भयानक तलवार की रोशनी आसमान में टूटते तारे की तरह गिरी। यह इतनी चकाचौंध भरी थी कि भीड़ की किसी ने भी सीधे उस रोशनी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग अपनी सांसें थामे हुए थे और आकाश से सीधे वेन रेन यान की ओर गिरती तलवार की रोशनी को निहार रहे थे। जब तलवार की रोशनी आकाश से नीचे उतर रही थी, तब भीड़ खामोश रही। सन्नाटे को भंग करने वाली एक भी आवाज नहीं थी। फिर वेन रेन यान के शरीर पर एक लाल निशान दिखाई दिया। ये निशान उसके सिर के ऊपरी हिस्से से शुरू हुआ, फिर उसकी बाहों के बीच से नीचे की ओर फैला, फिर उसकी नाक के मध्य से होते हुए धीरे धीरे उसके शरीर पर नीचे की ओर बढ़ता गया और अंत में 2 हिस्सों में स्पष्ट रूप से बंध गया। वह लाल निशान घाव से निकला खून था और वेन रेन यान 2 हिस्सों में कट गया था। वेन रेन यान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी त्वचा की सारी जीवंतता खत्म हो गई थी। इसके तुरंत बाद उसका शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर गिर पड़ा और अलग अलग हिस्सों में जा टकराया। वेन रेन यान की अभी अभी मौत हुई। लिनफेंग ने उसे मार डाला। सब कुछ इतना अवास्तविक लग रहा था कि वास्तविकता होना असंभव था। ये वेन रेन यान और डुआन यू की शादी का दिन था। डुआन ली ने एक भव्य समारोह की तैयारी की थी और कई लोगों को बुलाने में कामयाब भी हो गया था, लेकिन भीड़ ने शादी समारोह नहीं देखा, बल्कि दूल्हे वेन रेन यान को 2 हिस्सों में कटते हुए देखा। सबके सामने और डुआन यू और वेन रेन यान की शादी के दिन लिनफेंग ने वेन रेन यान की हत्या कर दी थी। उसने डुआन ली के परिवार के साथ साथ मंच पर मौजूद अन्य प्रभावशाली लोगों को भी अपमानित किया था। दम घुटना! उस क्षण वेन रेन यान के शव को देखकर हर कोई मानो सांस नहीं ले पा रहा था। वेन रेन यान की मृत्यु उसकी शादी के दिन लिनफेंग द्वारा हत्या कर दी गई थी। लिनफेंग गर्वित और अलग थलग था। मंच के नीचे मौजूद भीड़ भय और घबराहट से दबी हुई सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। उन्होंने केवल इतना ही सुना था कि लिनफेंग ने एक शहर को आग लगा दी थी और राजकुमारी को बचाने के लिए दूसरे देश में प्रवेश किया था। उस क्षण वे अपनी आंखों से देख सकते थे कि लिनफेंग कितना अद्वितीय रूप से गर्वित और साहसी था, साथ ही साथ कितना परंपरागत और निडर भी था। उनके दिल और भावनाएं सचमुच झकझोर देने वाली थीं। लिनफेंग जैसे साहसी और निडर लोग दुर्लभ थे। वह बेहद साहसी और दिलेर थे। इन सभी गुणों के कारण वह बेहद आक्रामक प्रतीत होते थे। ये कहने पर कि वह यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है और यूनहाई संप्रदाय का भावी कुलपति है, लिनफेंग ने अपनी अंगूठी दिखाकर यह साबित कर दिया कि वह यूनहाई संप्रदाय का कुलपति है और फिर वेन रेन यान को मार डाला। यूनहाई संप्रदाय के कुलपति के रूप में लिनफेंग को उसके झूठ के लिए उसे दंडित करना ही था। यदि वह यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था, तो उसे एक ही वार में क्यों मार दिया गया? यदि वह दयालु था और भावी कुलपति था, तो उसने यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात क्यों किया? कुलपति की अंगूठी लिनफेंग की उंगली में क्यों थी? वेन रेन यान ने जो भी झूठ बोला, अगर वो लिनफेंग के बारे में बोल रहा होता तो वो सच होता। लिनफेंग कभी यूनहाई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हुआ करता था। यूनहाई संप्रदाय का भविष्य लिनफेंग के हाथों में था। दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लिनफेंग ने अपने संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं किया था। लिनफेंग ने उन सभी लोगों को मार डाला जो उसे आगे बढ़ने से रोकते थे, भले ही वे लोग डुआन तियानलैन के रिश्तेदार ही क्यों न हो, क्योंकि उसका दिल इन लोगों के प्रति अथाह नफरत से भरा हुआ था। भीड़ को पूरा यकीन था कि अगर एक दिन लिनफेंग इतना शक्तिशाली हो गया तो डुआन तियानलैन को भी दंडित किया जाएगा। डुआन यू ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और वह अपनी आंखें फाड़कर शव को देख रही थी। वह पूरी तरह सदमे में थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके आत्मीय साथी को लिनफेंग ने एक ही वार में मार डाला था। इसके अलावा लिनफेंग ने उनके सारे झूठ उजागर कर दिए, जिससे विलुप्त मानी जाने वाली यूनहाई संप्रदाय का गौरव चकनाचूर हो गया। डुआन यू किस तरह की इंसान थी? डुआन ली खड़ा हुआ, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में क्रोध और रोष भरा हुआ था। कुछ क्षण पहले तक वह वेन रेन यान की प्रशंसा करते हुए उसे प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट शिष्य कह रहा था, लेकिन उस क्षण वेन रेन यान के शरीर के केवल 2 टुकड़े ही बचे थे। लिनफेंग ने उसे आसानी से हरा दिया था। शिवयुए के पवित्र प्रांगण के छात्र भी खड़े हो गए और लिनफेंग को घूरने लगे। वेन रेन यान पवित्र प्रांगण से था, लेकिन लिनफेंग ने उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए फिर भी मार डाला। इससे पवित्र प्रांगण के छात्रों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। वे एक घातक ऊर्जा भी छोड़ रहे थे जिसने लिनफेंग के शरीर को घेर लिया। लिनफेंग ने अपना सिर उठाया और भीड़ पर एक नजर डाली। वह शांत और गंभीर दिख रहा था, फिर भी अजीब तरह से उग्र भी। उसे देखकर भीड़ कांप उठी। उस व्यक्ति में असीम शीतलता का भाव था। वह बेहद गर्वित और राजसी लग रहा था। भीड़ हिलने लगी, उनके कदमों की आवाज वातावरण में गूंजने लगी, एक के बाद एक। उस समय भीड़ अभी भी मंच की ओर देख रही थी, लेकिन ऊपर से देखने पर मंच चारों ओर से घिरा हुआ था। भीड़ अभी भी उमड़ रही थी। लिनफेंग ने वेन रेन यान को मार डाला था, तो डुआन ली कैसे हार मान सकता था? भीड़ को पूरा यकीन था कि डुआन ली लिनफेंग को मारने की कोशिश करेगा। देखते ही देखते वह विशाल क्षेत्र लोगों से घिर गया। एक तरफ एक मार्क्विस था जिसके पास अपनी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ डुआन ली था जो शाही परिवार का एक कुलीन सदस्य था। उसका सामाजिक दर्जा मार्क्विस से कहीं अधिक था। इसके अलावा शाही शहर के बाहर का इलाका डुआन ली के अधिकार क्षेत्र में था। उसके अधिकार क्षेत्र में जाहिर तौर पर उसकी अपनी एक बड़ी सेना थी। साथ ही वह दास व्यापार में भी शामिल था, जिससे उसे शक्तिशाली दास प्राप्त होते थे।
उस क्षण भीड़ में मौजूद हर कोई लिन फैंग पर हमला करके उसे जान से मारना चाहता था। लिन फैंग देख सकता था कि वह लाखों लोगों से घिरा हुआ है, फिर भी वह शांत और स्थिर दिख रहा था। ज़ुयू में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी बैंगनी आत्मा से भयभीत न हो। इसके अलावा लिन फैंग तो यहाँ मौजूद सभी को जान से मारने की हिम्मत भी करेगा। डुआनली मंच पर खड़ा था। उसने ठंडे लहजे में लिन फैंग की ओर देखा और कहा, तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। डुआनली, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और अनावश्यक कदम उठाने से पहले परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। जो लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं वे अक्सर मारे जाते हैं। लिन फैंग ने जवाब दिया। लिन फैंग ने स्पष्ट रूप से और पूरी ईमानदारी से कहा कि अगर डुआनली ने लिन फैंग को मारने की कोशिश की तो लिन फैंग उसे मार डालेगा। डुआनली के होठों का कोना कांप रहा था। वह उदास दिख रहा था। वह किसी भी चीज से ज्यादा लिन फैंग को मारना चाहता था। आज तुम्हारी मौत होगी, डुआनली ने ठंडे स्वर में कहा। अगर लिन फैंग नहीं मरा तो उसकी बेइज्जती होगी। उसके होने वाले दामाद की शादी के दिन ही हत्या कर दी गई थी। अगर लिन फैंग को जाने दिया जाता तो ये बात फैल जाती कि डुआनली और वेन रेन्यान झूठ बोल रहे हैं। देखते ही देखते सबको पता चल जाता। वह लिन फैंग को बिना सजा दिए कैसे जाने दे सकता था। तीर। डुआनली ने अपना हाथ उठाया और पलक झपकते ही उसके निजी सैनिकों ने अपने धनुष और तीर उठा लिए और लिन फैंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तीर इसलिए उपयोगी थे क्योंकि वे लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार थे जिससे एक साथ कई लोग हमला कर सकते थे। भीड़ के आगे 10,000 निजी सैनिक थे। वे बेहद प्रभावशाली दिख रहे थे। ये सैनिक किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने धनुष तैयार कर रखे थे। धनुष की डोर खींचने की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। वे एक तीव्र ऊर्जा छोड़ रहे थे जो मंच को घेर रही थी। 10,000 लोगों को इतनी तीव्र ऊर्जा के साथ तीर चलाने के लिए तैयार देखना किसी को भी डराने के लिए काफी था। लेकिन इस स्थिति में लिन फैंग शांत और स्थिर दिख रहा था। वह उदासीनता से डुआनली को देख रहा था। डुआनली को बस आदेश देना था और 10,000 सैनिक अपने तीर चला देते और लिन फैंग मारा जाता। जीवन और मृत्यु का फैसला पल भर में हो जाएगा। जब डुआनली ने लिन फैंग की आंखों में देखा तो वह समझ गया। वह शांत और गंभीर भाव लिन फैंग के अपनी क्षमताओं पर विश्वास का संकेत था। साथ ही यह इस बात का भी संकेत था कि लिन फैंग डुआनली को आगे की कार्रवाई करने के लिए चुनौती दे रहा था। उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह सैनिकों को अगला आदेश देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ले। हालांकि उनकी बेटी के होने वाले पति की शादी के दिन ही हत्या कर दी गई थी। क्या डुआनली अपना सिर झुकाकर सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे सकते थे? क्या उनके पास कोई विकल्प था? वह लिन फैंग की आत्मविश्वास से भरी आंखों में देख रहा था और थोड़ा झिझकने लगा। वह थोड़ा डर गया था। लिन फैंग इतना शक्तिशाली हो गया था कि अब उसे लोगों की सेना से भी डर नहीं लगता था। उसे क्या करना चाहिए? डुआनली असमंजस में था। क्या लिन फैंग उसे जाने देगा? डुआनली, अगर लिन फैंग नहीं मरा तो तुम्हें जीवन भर अपमानित होना पड़ेगा। उसी क्षण यू तियानशिंग ने डुआनली के कान में ये शब्द फुसफुसाए जिससे डुआनली कांप उठा। तुरंत बाद उसने कुछ और सुना। चिंता मत करो डुआनली, लिन फैंग कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। डुआनली की पुतलियां सिकुड़ने लगीं। उसने यू तियानशिंग की ओर देखा और उसके तुरंत बाद उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। सबकी निगाहें डुआनली के हाथ पर टिकी थीं। अगर वह हाथ हिलाता तो लिन फैंग की मौत हो जाती। मर जा, डुआनली ने धीमी आवाज में कहा। घातक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। धनुष की डोरियों से भिनभिनाहट की आवाज निकली और तीर हवा में से गुजरते हुए सीटी की आवाज करने लगे। आकाश में तीरों का एक सागर उड़ रहा था और सीधे लिन फैंग की ओर बढ़ रहा था। इसके अलावा जिस क्षण इन सभी लोगों ने अपने तीर छोड़े, लिन फैंग के ऊपर हवा में अचानक एक बैंगनी प्रकाश ने वातावरण को घेर लिया। तीरों का विशाल सागर बैंगनी प्रकाश के संपर्क में आते ही विलीन हो गया। हवा में तैरती हुई वह बैंगनी झील अविश्वसनीय रूप से संक्षारक थी। कितनी भयानक आत्मा है। भीड़ अचंभित रह गई। तीर बिल्कुल बेकार गए। एक भी तीर लिन फैंग की परछाई को छू भी नहीं पाया। जब डुआनली ने यह देखा तो उसकी आंखें तेजी से फड़कने लगी, लेकिन अब तीर पहले ही छोड़े जा चुके थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे मार डालो, सब मिलकर उसे मार डालो, डुआनली चिल्लाया। पलक झपकते ही हजारों सैनिक लिन फैंग पर टूट पड़े। ये सभी सैनिक उसके महल की सेवा में थे। कमजोर सैनिक ची स्तर पर थे जबकि सबसे बलवान सैनिक प्रारंभिक लिंग ची स्तर पर थे। डुआनली अपनी विशाल संख्या का इस्तेमाल करके लिन फैंग को हराना चाहता था, लेकिन लोगों का वह विशाल जनसमूह अभी लिन फैंग के पास पहुंचा ही नहीं था कि बैंगनी झील मानो अनगिनत बैंगनी सांपों में तब्दील हो गई जो सभी सीधे सैनिकों की ओर बढ़ने लगे। पलक झपकते ही 1000 लोग सांपों की चपेट में आ गए। 1000 सांप तेजी से आगे बढ़े और 1000 लोगों को बांध दिया। ये कितना अविश्वसनीय था। जो मरना चाहते हैं वे मरेंगे, लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। अचानक सांपों ने अपना मुंह खोला और अपने अंदर जकड़े सैनिकों को निगल लिया। पलक झपकते ही 1000 लोग निगल लिए गए। 1000 लोग पल भर में गायब हो गए थे। वे सब मर चुके थे। लोगों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कितना भयानक। लिन फैंग की आत्मा सचमुच डरावनी थी। उसे हिलने की भी जरूरत नहीं थी और वह आसानी से 1000 लोगों को मार सकता था। उसे कौन रोक सकता था? पीछे की ओर मौजूद सैनिकों में हर कोई दहशत में था। वे बस उस जगह को घूर रहे थे जहां 1000 सैनिक पल भर में गायब हो गए थे। उन्हें चक्कर आने लगा। वे कांपने लगे। वे लिन फैंग को मारना चाहते थे, लेकिन क्या वे मार सकते थे? लिन फैंग एक राक्षस था, मृत्यु का देवता था। उसे मार डालो, उसे मार डालो, डुआनली गुस्से से चिल्लाया। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। पलक झपकते ही और भी लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे 1000 बैंगनी सांपों ने उन्हें घेर लिया और निगल लिया। 1000 और लोग मारे गए। उसे मारना कितना मुश्किल था। 10,000 लोग भी लिन फैंग को मारने के लिए काफी नहीं थे। मैं उसे मार नहीं सकता, एक डरी हुई आवाज ने कहा। कुछ सैनिक भागने लगे। लिन फैंग को मारने की कोशिश करना मौत को दावत देना था। भले ही वे सैनिक थे, लेकिन वे व्यर्थ में क्यों मरना चाहते थे? जब भीड़ ने सैनिकों को भागते देखा तो भीड़ भी भागने लगी। उनमें से कोई भी डुआनली के लिए मरना नहीं चाहता था। लिन फैंग बेहद खूंखार था। वे उसे मार नहीं सकते थे।
उसे मारने की कोशिश करना तो मानो अपनी ही मौत को दावत देना था। इससे कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा दुवानली को साफ पता था कि यह नामुमकिन है, फिर भी वह उन्हें लिन फैंग से लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। भला वे दुवानली के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करेंगे। पलक झपकते ही लाखों लोग इधर उधर भागने लगे और दहशत में इधर उधर बिखरने लगे, जिससे दुवानली की आंख फड़कने लगी। ये सब खत्म हो गया, सचमुच खत्म हो गया, दुवानली ने कहा। लिन फैंग बेहद शक्तिशाली था। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डर रहा था वही हो गई जिस बात से हर कोई डर रहा था। लोग अचंभित, स्तब्ध और हक्का बक्का रह गए। वह आत्मा आश्चर्यजनक रूप से हजारों बैंगनी सांपों में बदल सकती थी जो लोगों को निगल जाते थे। कितना भयानक। जब लिन फैंग उस क्षमता का उपयोग करता था तो उसका मुकाबला कौन कर सकता था। लाखों लोग भी होते तब भी वे उसे मार नहीं सकते थे। लिन फैंग मृत्यु का देवता था, मृत्यु की आत्मा था। ये सभी लोग ही नहीं, लिन फैंग भी अपनी नई शक्ति को देखकर अचंभित था। अब उसे समझ में आ गया था कि जुनची स्तर के साधक ने उसे सबसे पहले अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक क्यों दी थी। ये तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। उस तकनीक को सीखना बेहद कष्टदायक था, लेकिन उस क्षण लिन फैंग अपनी आत्मिक शक्ति से 1000 अतिरिक्त आत्माओं को प्रकट कर सकता था। ये 1000 अतिरिक्त आत्माएं उसकी बैंगनी ड्रैगन आत्मा की शक्ति का उपयोग करके 1000 बैंगनी सांपों में परिवर्तित हो सकती थीं। वह उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकता था। पल भर में वह 1000 लोगों को मार सकता था। इसलिए लिन फैंग को अब लोगों की सेना से लड़ने से डर नहीं लगता था। चाहे कितने भी लोग उस पर हमला करने आए, वह उन्हें मार सकता था। इसके अलावा उसने इस तकनीक का अभ्यास लंबे समय से नहीं किया था, लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आ जाए जब वह 10,000 अतिरिक्त आत्माओं का सृजन कर सके तो वह और भी भयानक हो जाएगा। अगर वह 10,000 बैंगनी सांपों को प्रकट कर सके तो वह पलक झपकते ही 10,000 लोगों को मार सकता है। उसे कौन रोक पाएगा। भीड़ को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बुरे सपने में फंस गए हों। लिन फैंग इतना डरावना था। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और दुआनली की ओर देखा, जिससे दुआनली का दिल जोर से धड़कने लगा। लिन फैंग शांत और सौम्य दिख रहा था, लेकिन दुआनली की नजरों में वह किसी दानव जैसा लग रहा था। तुम मुझे मारना चाहते हो? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में पूछा, जिससे दुआनली का दिल चौंक गया। इस बार लिन फैंग उसे सचमुच मार डालेगा। कुछ क्षण पहले ही लिन फैंग ने उसे चेतावनी दी थी कि कार्रवाई करने से पहले उसे परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने लिन फैंग को मारने का आदेश दे दिया। उस समय लाखों लोग तितर-बितर हो चुके थे। वे सभी लिन फैंग का मुकाबला करने में असमर्थ थे, इसलिए अब लिन फैंग संभवतः दुवानली के साथ अपना मामला सुलझाने जा रहा था। मैं शिव युए का कुलीन व्यक्ति और दुवान वंश का सदस्य हूँ, दुवानली ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, मानो वह लिन फैंग को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वह उसे मार नहीं सकता। मैं ज़ूयू का मार्क्विस हूँ, चीशी मार्क्विस, यांगज़ो का मार्क्विस, लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। फिर उसने आगे कहा, लेकिन तुम एक कुलीन व्यक्ति, जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे तुम मेरी हैसियत भूल गए हो। दुवानली कांप रहा था। लिन फैंग का मतलब यह था कि भले ही दुवानली शाही परिवार का सदस्य था, लेकिन अगर कोई रईस किसी मार्क्विस को मारने की कोशिश करे तो मार्क्विस उसे क्यों बख्शेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। लिन फैंग अब भी उसे मारना चाहता था। कुल मिलाकर मार्क्विस का पद तो आपको दिया गया है, जबकि कुलीन की उपाधि मेरे खून में है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो यह शाही परिवार के खिलाफ एक गंभीर अपराध होगा। दुवानली ने शाही परिवार से अपने संबंध का इस्तेमाल करते हुए कहा, जिसका जिक्र मात्र से ही दूसरे लोग कांप उठते थे। वह डरा हुआ था, उसे डर था कि लिन फैंग सचमुच उसे मार डालेगा। वह लिन फैंग से डरता था। दुआनली लिन फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। शाही परिवार का खून, लिन फैंग ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, दुवान हान की रगों में भी शाही परिवार का खून बह रहा था, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मैं अभी भी यहाँ जीवित और स्वस्थ खड़ा हूँ। दुवानली की आंखें कांप रही थीं। वाकई लिन फैंग ने दुवान तियानलैंग के बेटे को मार डाला था। उसने शाही परिवार के एक सदस्य की हत्या करने की हिम्मत की थी। दुवान तियानलैंग भी एक कुलीन व्यक्ति था, लेकिन उसका रुतबा दुवानली से कहीं अधिक था। लिन फैंग दुवान तियानलैंग को नीचा समझता था, इसलिए वह तुच्छ दुवानली की परवाह नहीं करने वाला था। दुवानली की आंखों में एक चमक आए, वह युतियान सिंह को देख रहा था। वह केवल उसी पर भरोसा कर सकता था। युतियान सिंह ने दुवानली की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। वह धीरे धीरे दुवानली से दूर चला गया, जिससे दुवानली का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ क्षण पहले युतियान जिंग ने दुवानली से वादा किया था कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन अंत में कोई भी लिन फैंग को रोक नहीं सका, इसलिए युतियान जिंग वहां से जा रहा था और दुवानली को लिन फैंग से अकेले लड़ने के लिए छोड़ रहा था। उस समय युतियान जिंग मन ही मन दुवानली का मजाक उड़ा रहा था। कितना अज्ञानी है, लिन फैंग को मार डालेगा। अगर दुवान तियानलैंग लिन फैंग को नहीं मार सका तो क्या दुवानली उसे मार सकता है। लिन फैंग ने दुवानली के होने वाले दामाद की हत्या तो की ही थी, साथ ही उसने दुवान तियानलैंग के बेटे को भी मार डाला था। लिन फैंग से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता था? ये साफ था कि दुवान तियानलैंग ही सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन दुवान तियानलैंग लिन फैंग से बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। पहला कारण यह था कि लिन फैंग के पास दुवान क्यू स्तर पर बेहद शक्तिशाली साथी थे। दुवान तियानलैंग उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। दूसरा कारण यह था कि ज़ूयू के दूसरे राजकुमार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लिन फैंग उनके गुट का हिस्सा है। यदि कोई लिन फैंग को उकसाने की हिम्मत करता तो क्या ये दूसरे राजकुमार को उकसाने के बराबर नहीं होता। अगर युतियान सिंह लिन फैंग को मारने की कोशिश करता तो कम से कम वह छुपकर ही करता, लेकिन उस समय वह लिन फैंग को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था। दुवान वुया का दुश्मन बनना बुद्धिमानी नहीं होती। युतियान सिंह ने दुवानली से जो वादा किया था उसके दो कारण थे। पहला ये कि संयोगवश दुवानली लिन फैंग को मार सकता था, और दूसरा ये कि अगर वह लिन फैंग को मारने में कामयाब नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिन फैंग क्रोधित होकर दुवानली को मार डालता। अगर लिन फैंग ने शाही परिवार के एक अन्य सदस्य दुवानली को मार डाला तो हर कोई गुस्से से भर उठेगा। शाही परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर कोई लिन फैंग को दुश्मन समझेगा। युतियान सिंह के लिए, जो हमेशा से लिन फैंग की मौत चाहता था, यह एक शानदार मौका था। दुवानली जैसे मूर्ख युतियान सिंह की बात पर विश्वास कर सकते थे। उन्हें सच में लगा था कि अगर वे असफल हुए तो वे लिन फैंग को मार डालेंगे। कितनी बेवकूफ़ी है। उस समय उसे बस वहीं रुककर धैर्यपूर्वक स्थिति को देखना था।
चाहे कोई भी मरे, यू तियानशिंग के लिए परिणाम हमेशा एक ही होगा और यही उसे उसके असली लक्ष्य तक ले जाएगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। उस दिन लिन फैंग शादी में आया था और बहुत आक्रामक व्यवहार कर रहा था। यू तियानशिंग बहुत खुश था क्योंकि लिन फैंग ने एक बार फिर प्रभावशाली लोगों को नाराज कर दिया था। यू तियानशिंग ही नहीं, यू तियानचेन की आंखें भी चमक रही थीं। लिन फैंग बेहद क्रूर था, अगर मौका मिला तो उसे मार डालना ही होगा। अगर वे बहुत देर तक इंतजार करते और लिन फैंग जुबान क्यू स्तर तक पहुंच जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना उनके लिए बेहद खतरनाक हो जाता। उन्हें उससे पहले ही उसे मारना था। लिन फैंग पहले ही 9वें लिंक क्यू स्तर तक पहुंच चुका था और जुबान क्यू स्तर से बस एक कदम दूर था। इसलिए यू तियानजिंग, यू तियानचेन और अन्य लोगों की कुटिल योजना दुवानली का उपयोग करने की थी, क्योंकि वह एक मूर्ख था। लिन फैंग को इन लोगों के नापाक इरादों की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि दुवानली मर चुका है। उसने घातक ऊर्जा छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। वह धीरे धीरे दुवानली की ओर बढ़ रहा था। लिन फैंग, दुवानली चिल्लाया, उसका चेहरा विकृत हो गया था, वह बेहद भयानक लग रहा था। वह समझ चुका था कि यू तियानशिंग उसकी मदद नहीं करेगा, उसे फंसाया गया है। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी और कहा था कि कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मारने का आदेश दे दिया। चूंकि अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मुझे मारने का आदेश देने के लिए तुम्हें मरना होगा। लिन फैंग ने उदासीनता से कहा और तलवार की ऊर्जा को पूरे वातावरण में फैला दिया। तलवार की ऊर्जा ने दुवानली के शरीर को जकड़ लिया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। अंततः उसे कुछ समझ आया, समारोह का केंद्र बिंदु लिन फैंग था। लिन फैंग को कोई नहीं रोक सकता था। जुवानची स्तर से नीचे के साधकों में से कोई भी लिन फैंग को हराने में सक्षम नहीं था। लेकिन दुवानली को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, नहीं भीड़ को। क्या वे साधक जो अभी अभी जुवानची स्तर पर पहुंचे थे वही लिन फैंग को हरा सकते थे? सेलेस्टियल रिवर में लिन फैंग ने जुवान क्यू स्तर के कई साधकों को मार डाला था। इसके अलावा ये काफी समय पहले की बात है। उस समय लिन फैंग अपनी पिछली 100 आत्माओं की तुलना में 1000 अतिरिक्त आत्माओं को प्रकट कर सकता था। यदि वह अपनी सभी भयानक तकनीकों का उपयोग करे और उन्हें अपनी बैंगनी आत्मा की शक्ति के साथ मिला दे तो ये कितना भयानक होगा। किसी को पता नहीं था, क्योंकि लिन फैंग को इसे इस्तेमाल करने का कोई कारण ही नहीं मिला था। भागने की कोई जरूरत नहीं, अब हालात निराशाजनक हैं। जिस क्षण तुमने मुझे मारने का आदेश दिया उसी क्षण से तुम मरे हुए थे। दुवानली, मैंने तुम्हें काफी मौके दे दिए हैं। लिन फैंग दुवानली की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। तुरंत बाद उसके पैर चले और वह हवा में उछलकर सीधे दुवानली की ओर बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुवानली गुस्से से चिल्लाया। वह घबराकर पीछे हट रहा था। तभी बैंगनी सांपों का एक झुंड उसकी ओर बढ़ा। ऐसा लगा जैसे अनगिनत बैंगनी सांप उसे चारों ओर से घेरकर हर तरफ से हमला कर रहे हों। देखते ही देखते दुवानली पूरी तरह से सांपों से घिर गया। उस दृश्य ने लोगों के दिलों की धड़कनें रोक दी। सब कुछ खत्म हो गया था। वे उस बैंगनी रोशनी को देख रहे थे जहां दुवानली था। भीड़ समझ गई थी कि दुवानली की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि उम्मीद थी, जब बैंगनी सांप तितर बितर हो गए तो दुवानली का शरीर वहां नहीं था। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। दुवानली की मृत्यु हो गई थी। लोगों के दिल धड़क रहे थे। यू तियानशिंग और यू तियानचेन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उनके दिल सड़े हुए थे और उनमें खून की जगह जहर भरा था। वे निश्चित रूप से लिन फैंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जाल बिछाना चाहते थे।